कि वास्तु क्या है। वास्तु एक ऐसी विद्या है जो हमारे सनातन धर्म की 10,000 साल से ज़्यादा पुरानी विद्या है। वास्तु जुड़ा है आपके सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हम बोलते हैं अवचेतन मन। विजय माल्या का पतन भी वास्तु है। वो किस जगह पे बैठा है, क्या काम कर रहा है, कि वास्तु का मतलब सिर्फ तोड़फोड़ नहीं होता। वो एक अलग बात है कि कोई व्यक्ति मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ, या कोई हिंदू परिवार में, कोई जैन में, कोई पंजाबी में, या कोई क्रिश्चियन में, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड वो सबका एक है। कि क्या पति पत्नी के झगड़े भी जो होते हैं वो भी क्या वास्तु की वजह से या फिर गलत वास्तु की वजह से होते हैं? क्योंकि ऐसी दिशा है जो आपके पति पत्नी के रिश्तों को गवर्न करती है, लेकिन पंचतत्व ही हैं जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट और किचन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, बीमारियां और कैंसर जैसी घातक बीमारियां। तो सर अब हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं, ऐसी कौन सी कॉमन गलतियां हैं जो कि हम अमूमन हमारी जिंदगी में करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष और एक स्पेशल पॉडकास्ट लेकर के आज आपके बीच आया हूं। और ये जो पॉडकास्ट है ये कहीं ना कहीं आपकी जीवन जीने का नजरिया बदल देगा। ये जिंदगी को कुछ और आगे ले जाएगा। कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हमारी जिंदगी के जो हम भूल जाते हैं, जिस पे हम गौर नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं उन बिंदुओं की समीक्षा आज हम करने वाले हैं। ये पॉडकास्ट होने वाला है वास्तु के बारे में। एक ऐसा शब्द या फिर एक ऐसा विषय जिसे कई लोग मिथ मानते हैं या कई लोग इस पर 200 से भी ज्यादा प्रतिशत से विश्वास करते हैं। तो आज खूब सारी बातें वास्तु पर होने वाली है। कैसे ये हमारी जिंदगी को इन्फ्लुएंस करता है, कैसे ये हमारे दिनचर्या को कहीं ना कहीं मॉनिटर करता है, और कैसे इससे हम आगे आने वाली जिंदगी को और अच्छे तरीके से जी सकते हैं। तो दोस्तों, आज इस पॉडकास्ट पर बात करने के लिए हमारे साथ है एक जाने माने वास्तु एक्सपर्ट। और ये मेरे लिए खुश नसीबी है सर, क्योंकि कई दिनों से मैं आपसे कनेक्शन में हूँ और काफ़ी महीनों के बाद मुझे आज समय मिला है कि मैं आशीष अग्रवाल जी आज हमारे साथ हैं, उनसे मैं ये पॉडकास्ट लाइन अप कर पाया हूँ। सर, अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका कहूँगा कि आज हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनकी आज आपके आइडियाज से या आपके बातों से या कहीं ना कहीं आपके विचारों से वो रूबरू होंगे और अपनी ज़िंदगी को शायद और सरल बना पाए। तो चलिए सर, शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी एक बहुत अच्छा क्षण है। मुझे पता है आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे, काफ़ी बार हमारी बात हुई और आज फाइनली ये मौका मिला कि आपके साथ बैठकर आपके व्यूअर्स से इस बारे में बात की जाए। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। वैसे आपने काफ़ी सारे वास्तु के पॉडकास्ट देखे होंगे, वीडियोस देखे होंगे। तो सर मेरा वही था, अगर मैं कहीं ना कहीं आज आपसे कनेक्ट हूँ, मेरे व्यूअर्स अगर आज आपसे कनेक्ट हैं, तो पहलू वही है कि वास्तु एक्सपर्ट्स, जैसे कि अगर आप प्रॉपर्टी ब्रोकर्स की बात करें तो कई सारे हैं। वैसे अगर वास्तु की बात करें तो भी कई सारे लोग हैं जो वास्तु पर कहीं ना कहीं जैसे अध जल गगरी छलकत जाए वैसा हमें देखने को मिलता है। कई लोगों के पास शायद उतनी नॉलेज नहीं है कि वो प्रॉपर उस चीज पर अच्छा ज्ञान हमें दे पाए। तो सर वहीं से पॉडकास्ट शुरू करते हैं कि वास्तु है क्या। बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि ये आपके पूरे शायद सारे प्रश्नों का जवाब यहीं से मिल जाएगा कि वास्तु क्या है। वास्तु एक ऐसी विद्या है जो हमारे सनातन धर्म की 10,000 साल से ज़्यादा पुरानी विद्या है। ये बोलें कि ये महादेव का दिया हुआ वरदान है। ये वो शास्त्र है जो महादेव ने ऋषि पाराशर को दिया था, ऋषि पाराशर ने बृहद्रथ को दिया था, और बृहद्रथ ने विश्वकर्मा जी को दिया, और विश्वकर्मा जी ने समस्त मनुष्य जाति को ये बात समझाई कि वास्तु मतलब वास करने योग्य स्थान बनाना। जी। एक ऐसी जगह का निर्माण करना जो आपके जीवन को सुखी, संपन्न, निरोगी और सबसे ज़्यादा सफल बनाए। तो एक ऐसा भवन बनाओ जहाँ पर आप सिर्फ हेल्दी और वेल्दी रहो। तो ये है एक्चुअली में वास्तु। लेकिन वास्तु की सबसे बड़ी बात यह है कि ये काम करता है आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ। जो बहुत कम लोग जानते हैं कि वास्तुशास्त्र सिर्फ सामान को इधर से उधर रख देना, पेंट को कर देना, या कोई चीज़ों को कुछ टोटके कर लेना, ये वास्तु नहीं है। वास्तु जुड़ा है आपके सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हम बोलते हैं अवचेतन मन। अवचेतन मन सदैव आपके साथ रहता है, 24 घंटे आपके साथ चलता है। आप जिस जगह पे रहते हैं उस जगह का जो इन्वायरमेंट है, वहाँ से वो सबकॉन्शियस माइंड अपने पैटर्न्स बनाता है, और वो जैसे पैटर्न्स बनते हैं उन पैटर्न्स के हिसाब से वो जीवन में आपकी सोच को चलाता है। आपके आचार व्यवहार, सोच, काम करने का तरीका, ये सब चीज़
आपके सबकॉन्शियस पैटर्न्स के हिसाब से चलती है। और वैसे ही अगर किसी इंसान को आप देखें कि व्यक्ति बहुत परेशान है क्योंकि उसके सबकॉन्शियस पैटर्न्स उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। तो एक्चुअली में देखा जाए तो वास्तु एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी विद्या है जो आपके जीवन को सफल बनाने के लिए ये विद्या महादेव की दी हुई है। जी सर, आपने कहा कि वास्तु कहीं ना कहीं सब कॉन्शियस माइंड पर काम करता है, लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग में एक बात कही कि भगवान विश्वकर्मा जी ने कहीं ना कहीं वास्तु के मायने हमें सिखाए हैं, तो क्या ये घर से संबंधित है या फिर टोटली व्यक्ति के अवचेतन मन से संबंधित है? तो ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर भी किसी भवन और मनुष्य का मिलन हो, जहाँ पर एक ऐसे भवन में कोई भी व्यक्ति रह रहा हो या काम कर रहा हो, ये उस जगह पे काम करता है। जैसा कि सर आपने कहा कि वास्तु जो है वो कहीं ना कहीं घर से संबंधित है, संपत्ति से संबंधित है, और फिर आपने कहा कि कहीं ना कहीं ये अवचेतन मन की दिशा को या फिर उसकी बातों को दर्शाता है। तो क्या अवचेतन मन और घर से संबंधित जो बातें हैं ये अलग अलग है या फिर दोनों को फ्रिक्वेंटली एक ही दिशा में देखना चाहिए? तो ये दोनों एक ही जैसे एक साथ देखना चाहिए, क्योंकि अवचेतन मन जो पैटर्न्स बनाता है वो आपके घर में रहते हुए जो सामग्री है, जो सामान है, आपकी जो 16 दिशाओं से जो वो पैटर्न्स बनाता है, उसके हिसाब से वो आपके जीवन को चलाता है। तो इसलिए ये दोनों कभी अलग नहीं हो सकते। आपके सबकॉन्शियस पैटर्न आपके उस रहने वाले या काम करने वाली जगह के साथ मिले हुए हैं, तो इसको आपको एक साथ ही देखना है। यानी कि अगर वास्तु की बात की जाए तो ये केवल घर से संबंधित नहीं है, आप जहाँ पे काम करते हैं, आप जहाँ पे जाते हैं, कैसे आप रहते हैं, ये टोटली 360 डिग्री से किसी व्यक्ति को देखने का नजरिया है शायद। तो आप इसको और विस्तार में अगर समझें तो जैसे अगर आप बिजनेस करते हैं जी तो आपके सबकॉन्शियस पैटर्न्स दो जगहों से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप एक व्यापारिक स्थल पर हैं जो पूरी तरह से आप जिसमें सम्मिलित हैं, और एक वो घर जहाँ पर आप 8 से 10 घंटा कम से कम व्यतीत करते हैं, जहाँ पे आपके सामान है, जहाँ पे आप खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं। तो वो सबकॉन्शियस पैटर्न आपके दोनों जगह से आपको गवर्न कर रहे हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब करने के टाइम पे अगर हम देखें तो आपके सबकॉन्शियस पैटर्न 70% से ज़्यादा आपके घर के होते हैं। 30% आपके सबकॉन्शियस पैटर्न आपके काम करने वाली जगह से बनते हैं। इसलिए कई बार ऐसा देखा गया, और आपने भी अगर देखा हो, कुछ लोग कुछ कंपनीज में जाते हैं और 2 महीने 3 महीने बाद वहाँ से छोड़ देते हैं। जी लेकिन वही व्यक्ति कोई दूसरी कंपनी में जाए तो वहाँ पे 5 साल 10 साल काम करता है। वो किस जगह पे बैठा है, क्या काम कर रहा है, या किस जगह पर है, काम भले ही उसने वही किया हो जो पहले जिस कंपनी में किया था, लेकिन वो किस जगह पे बैठ के काम कर रहा है, उस जगह का वातावरण क्या है, उस जगह की नाड़ी क्या है, उससे उसके मनस पर एक असर पड़ता है। अगर उसको वो पॉजिटिव वाइब्स आएगी, जिसको आज के ज़माने में लोग वाइब्स बोलते हैं, जी वो वाइब्स क्या है? वो वाइब्स कुछ नहीं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बनने वाले पैटर्न्स का एक्सेप्टेंस है। वो अगर पैटर्न्स एक्सेप्ट करेंगे तो आपको वहाँ आनंद होगा और आपका वहाँ काम करने में मन लगेगा और आपकी वहाँ पे तरक्की भी होगी। कुछ ऐसी जगह भी देखी गई जहाँ पे लोगों ने 5-5, 10-10 साल काम किया, लेकिन उनकी ना तरक्की हुई, ना उनके जीवन में कोई आगे बढ़ोतरी हुई, और कंपनी भी उसी स्थिर अवस्था में है, कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं, क्योंकि वो जगह तमस की हो गई। यानी कि बात करें जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हम देखते हैं, कहीं तो कोई बहुत अच्छा कमा रहा है या फिर कहीं बहुत बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को हमने हमारी आंखों के सामने डूबते देखा है। एग्जाम्पल बात करें, अभी आईपीएल की बात करें तो आप जानते होंगे कि विराट कोहली की टीम थी, वो जीत गई। तो कहीं ना कहीं विजय माल्या का भी बयान आया था कि इस टीम को हमने बनाया था, हमने खरीदा था। फिर धीरे धीरे ड्रॉबैक्स आए, कहीं ना कहीं विजय माल्या की कंपनीज और उनके बिजनेस में ड्रॉबैक्स आए और वो उन्हें किसी को बेचना पड़ी टीम। तो टीम तो सक्सेस है, लेकिन यहाँ पर विजय माल्या की बात निकल के आती है, क्या उसके पतन का कारण भी वास्तु से संबंधित था? 100%। विजय माल्या हो या कोई और बिजनेस हाउस, आप ये समझिए कि वास्तु एक ऐसी चीज़ है जो आपके जीवन को उठाता भी है और गिराता भी है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर या अपने निवास स्थान पर, जहाँ पर भी वो है, अगर वो वहाँ पर कोई बदलाव करता है तो वो आपके सबकॉन्शियस पैटर्न बनाता है, उसके हिसाब से आपकी दुनिया बदल जाती है। आपने विजय माल्या की बात करी, विजय माल्या का पतन भी वास्तु है, ये 100% श्योर, क्योंकि जब तक उसने बदलाव नहीं किया था अपनी प्रॉपर्टी में तब तक उसकी ग्रोथ चल रही थी। लेकिन जब बदलाव हुआ तो साथ साथ सिर्फ उसकी बिजनेस नहीं गिरा, लेकिन साथ साथ उसका सपोर्ट सिस्टम भी चला गया।
और जैसे हम वास्तु में देखते हैं 16 दिशाएं, हर दिशा का अपना एक कार्य है। उसका सपोर्ट सिस्टम हिला, उसका ब्रांड हिला, उसकी इमेज खत्म हो गई और साथ साथ उसकी खुद की लेगेसी वो खतरे में आई। ये सब कुछ वास्तु दोष की वजह से है। यानी कि जिंदगी में कहीं ना कहीं जो भी हम चीज कर रहे हैं उसका इम्पैक्ट हमें वास्तु के रूप में, लाभ या हानि के रूप में देखने को मिलेगा। 100%। आपने सर एक बात कही थी कि सनातन संस्कृति से कहीं ना कहीं वास्तु विज्ञान आया है, भगवान शिव के द्वारा दिया गया है। तो क्या वो लोग जो सनातन धर्म से नहीं आते हैं, जैसे कि मैं अदर समुदाय की बात करूं, मुस्लिम समुदाय या क्रिश्चियनिटी की बात करूं, या फिर मैं नास्तिक लोगों की बात करूं, तो क्या उन पर भी ये काम करता है? 100% काम करता है। मतलब ये वो वाली बात हुई कि आज मैं अगर आपसे बोलूं कि मैं नहीं मानता कि मेरे नाक में ऑक्सीजन जा रही है, मैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर रहा हूं, तो क्या वो सच हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो जिस तरह से ऑक्सीजन का कोई धर्म नहीं है, ब्लड का कोई धर्म नहीं है, वैसे ही वास्तु का वैसे कोई धर्म नहीं। लेकिन क्योंकि ये विद्या महादेव ने दी, इसलिए आप इसको धर्म से जोड़ रहे हैं जी। लेकिन अल्टीमेटली सबकॉन्शियस माइंड की हम बात करें तो सबकॉन्शियस माइंड का भी कोई धर्म नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड सबके पैटर्न्स बनाता है, पूरे ब्रह्मांड से वो कनेक्टेड है। वो एक अलग बात है कि कोई व्यक्ति मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ या कोई हिंदू परिवार में, कोई जैन में, कोई पंजाबी में या कोई क्रिश्चियन में, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड वो सबका एक है। वो सबका सबकॉन्शियस माइंड यूनिवर्स से कनेक्टेड है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से धर्म को मानते हैं। आपके सबकॉन्शियस पैटर्न आपके एनवायरनमेंट से बनते हैं। अगर आप अपना एनवायरनमेंट ठीक रखेंगे तो आपका सोच, आपके विचार, आपका काम करने का तरीका, आपके जीवन में होने वाली तरक्की, सब कुछ आपको प्राप्त होगा। बड़ी डीपली आपने यहाँ पर बात बताई कि कोई किसी भी धर्म से संबंधित हो, वास्तु अगर आपने प्रॉपर किया है तो बिल्कुल आपको जीवन में फायदा मिलेगा। सर अगला सवाल ये है कि मान लीजिए मैं अगर किसी फ्लैट में रहता हूँ, मेरा खुद का घर मकान नहीं है या फिर बंगलो नहीं है, मैं किसी बिल्डिंग में, किसी फ्लैट में रह रहा हूँ। आपने जैसे अभी बात की थी कि मान लीजिए कोई बिल्डिंग अगर गलत डायमेंशंस में बनी हो या किसी पुरानी चीज़ को तोड़ करके बनाई गई हो जहाँ पर कुछ नकारात्मक शक्तियों का वास भी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। बट अगर मैं उसी बिल्डिंग के किसी फ्लैट में रह रहा हूँ तो उसमें कैसे वास्तु काम करेगा? क्योंकि बिल्डिंग किसी और की है, हम केवल एक छोटे से हिस्से में रह रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि वास्तु काम कैसे करता है। जी। वास्तु काम करता है आपके यूजेबल एरिया के ऊपर। तो आपका नेट यूजेबल एरिया जो है, जिसमें आप पूरे टाइम अपना काम करते हैं, सोते हैं, बैठते हैं, जो आपका नेट यूजेबल एरिया है, वो आपका एरिया, उसकी जब ग्रिडिंग होती है तो वो एरिया वास्तु परफेक्ट होना चाहिए। बिल्डिंग का अपना वास्तु है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्योंकि बिल्डिंग में और अगर आपके मान लीजिए 50-60 घर हैं तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा क्योंकि वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। उसका इफेक्ट आता है डेफिनेटली, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि लिफ्ट जब गलत जगह पे आती है तो कई बार लिफ्ट की वो एक एंट्रेंस आपके घर में, जो भले ही आपकी दीवार वहाँ आ रही हो, लेकिन लिफ्ट की वो एंट्रेंस अगर आपकी नेगेटिव जोन में आती है तो वो आपको नकारात्मक प्रभाव देती है। तो वो उसका ट्रीटमेंट किया जाता है जो आपके घर के अंदर से ही हो जाता है। लेकिन अगर हम घर की बात करते हैं कि आपका अपार्टमेंट है, आपके फ्लोर पे 4 और घर बने हुए हैं और ऐसे 10 माले की बिल्डिंग है, वो 10 के 10 फ्लोर उस बिल्डिंग में जो है सबका अपना अलग अलग वास्तु है, क्योंकि वो उसके नेट यूजेबल एरिया पर है। व्यक्ति कहीं भी रहे, फ्लैट में रहे चाहे मकान में रहे, वो वास्तु यूज कर सकता है अपने अकॉर्डिंग, जितने हिस्से में वो रह रहा है। वास्तु यूज नहीं किया जाता। जी। वास्तु एक आपके सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स बनाने का विज्ञान समझिए। नहीं, वही मेरा सवाल था। वास्तु विज्ञान वो अपने दिनचर्या में किसी की सहायता से अपना जरूर सकता है। सर अगला ये सवाल है, फेंग शुई के बारे में आपने सुना होगा, तो क्या वास्तु और फेंग शुई एक है या फिर अंतर है, या फिर अलग अलग भाषाओं में या अलग अलग सभ्यता संस्कृति में इसे अलग अलग दर्शाया गया? देखिए, वास्तु ओरिजिनल है जी। और वो चाइनीज है। जी। है ना? तो सर क्या कहते हैं, चाइना मतलब की माल की जैसे गारंटी नहीं होती? नहीं, वैसा नहीं है। देखिए, उनकी अपनी मान्यता है, वो जी। अपने धर्म के हिसाब से अपने प्रतीकों को यूज करते हैं। जी। मैं आपको सबसे पहले एक बात बताता हूँ फेंग शुई की बात बताने से पहले, कि जब भाषाएं डेवलप नहीं हुई थी तो सबसे पहले मनुष्य अपनी बातों को कहने के लिए प्रतीकों का इस्तेमाल करता था। जी। इमेजेस बना बना के अपनी बातें कहता था, सुनता था, समझता था। आज भी अपना सबकॉन्शियस माइंड प्रतीकों की भाषा ही समझता है। आज भी हमको इमेजेस ही हैं जो सबकॉन्शियस माइंड देखता है, और उसकी सबसे खास बात यह है कि सबकॉन्शियस माइंड वो देखता है जो आपकी आंखें नहीं देखती। मतलब अगर आपने कोई सामान आपने पलंग के अंदर रख दिया है या अलमारी के अंदर रख दिया है तो ये सोच के कि वो नहीं दिख रहा, वो असर नहीं करेगा, ऐसा नहीं है।
सबकॉन्शियस माइंड उस जगह की ऊर्जा के साथ अलाइन होकर वहाँ पे क्या सामान रखा है उसके सम्मिश्रण से बनी हुई एक ऊर्जा के हिसाब से अपने पैटर्न बनाता है। तो अब बात करते हैं फेंग शुई की, आपने पूछा। जी जी। तो फेंग शुई भी जो है, उन्होंने विद्या तो हमारी ही ली है। हमारे कुबेर को उन्होंने लाफिंग बुद्धा बना दिया। जी बिल्कुल। ठीक है। और ऐसे बहुत सारे प्रतीक हैं जो वो अपने हिसाब से, जो उन्होंने अपने धर्म के हिसाब से प्रतीकों को यूज़ करना स्टार्ट किया। लेकिन कुल मिला के अगर आप पूरी दुनिया की बात करें तो वो चाहे यूएस हो या यूके या दुबई या सिंगापुर, सब वास्तु ऑस्पिशियस है। इनफैक्ट वास्तु निकला इंडिया से है, बट इंडिया की प्रॉब्लम यह है कि हमको जब तक कोई बाहरी देश आके उसका अप्रूवल नहीं देता, हमारे लोगों को लगता है कि ये विद्या काम की नहीं, जबकि वो विद्या यहीं से निकली हुई है। बिल्कुल। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो हमारे योगा की उतनी अहमियत नहीं थी जब तक वो पावर योगा नहीं बना। जी, वही बात है, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोगों को लगता है कि जब तक कोई दूसरा व्यक्ति उसको उसकी पुष्टि ना करे तब तक वो उसको सही नहीं मानते। इसमें किसी का दोष नहीं है, इसमें उनके सबकॉन्शियस पैटर्न की प्रॉब्लम है। सर एक सवाल, ये मेरा भी पर्सनल आपसे सवाल है। कई बार हम वीडियोस देखते हैं, कई सारे वास्तु एक्सपर्ट्स आपके तरह बात करते हैं, कई चीज़ें बताते हैं, ये कीजिए ये नहीं कीजिए। तो क्या सबके लिए कॉमन नियम लागू होते हैं? कोई सी भी वीडियो में मैंने अगर ये देखा कि मुझे मेरे रूम में ये रख देना चाहिए या फिर ऐसा करना चाहिए, तो क्या वो सब पे लागू होते हैं या सबके लिए वास्तु के अलग नियम होते हैं? इस प्रश्न के दो जवाब हैं जी। और दो भाग में जवाब है। पहला ये कि क्या वास्तु के नियम सब पर लागू होते हैं, जी। तो उसका जवाब है हाँ। लेकिन क्या वो कॉमन हो सकते हैं, तो उसका जवाब है नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि आपका एक 3 BHK का घर है, आपके मित्र का एक 2 BHK का घर है, या उसका भी 3 BHK का घर है, जी। लेकिन आपके घर की दिशाएं वो अलग हैं, उसके घर की दिशाएं अलग हैं। आपके घर की डिग्री अलग है, उसके घर की डिग्री अलग है। तो जब आपके घर की 16 दिशाएं निकलेंगी तो हो सकता है कि आपके घर में आपका बेडरूम साउथ वेस्ट में आ रहा हो और उसका बेडरूम वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में आ रहा हो। उसकी समस्याएं अलग होंगी और आपकी समस्याएं अलग होंगी। तो ये बात कह देना कि अगर आप अपने बेडरूम में एक फ्लावर पॉट रख लें तो आपको नुकसान नहीं करेगा, उसको रखेंगे तो वो नुकसान करेगा, तो ये सब गलत है, सब मिथ्या है, सब मिथ है। कोई भी जेनरिक स्टेटमेंट जो आजकल मार्केट में लोग टोटकों के नाम पे बेचते हैं जी। वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, भयावह है, क्योंकि लोगों को चाहिए क्विक फिक्स। बस आप आज कुछ एक तरीका बता दो ताकि कल से मैं ठीक हो जाऊं। जी। वास्तु एक ऐसी विद्या है जो कम से कम 3 से 4 लेयर में चलती है। हम भी जो वास्तु करते हैं उसमें हम सबसे पहले ये समझते हैं कि आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट सुनने के बाद आपके घर के नक्शे को प्रॉपरली डिग्री लेकर, और आपका टू द स्केल मैप होना अनिवार्य है, नहीं तो हम वास्तु नहीं करते। उसकी हम जब डिग्री लेते हैं उसके बाद हम आपके पूरे नक्शे को ग्रिड करते हैं जिसमें पूरी 16 दिशाएं बनती हैं। आपकी प्रॉब्लम की रूट कॉज कहाँ है, वो रूट कॉज आपके मैप में हमें दिखने लग जाती है। उसके जो ट्रीटमेंट है वो हम आपको देते हैं और आपका जीवन सुखी हो जाता है। इसके अलावा जैसे मैं वीडियो कंसल्टिंग बहुत करता हूँ, वीडियो कंसल्टेशन देता हूँ, क्योंकि मल्टीपल सिटीज़ और कंट्रीज़ में मेरे क्लाइंट्स हैं। तो वीडियो कंसल्टिंग में हमारा एक ही उद्देश्य होता है, जब हम सेकंड लेयर और थर्ड लेयर पे काम करते हैं तो सेकंड लेयर में हम सबसे पहले उनके वीडियो कॉल पे हम ये देखते हैं कि जिस दिशाओं में प्रॉब्लम है वहाँ पे और क्या क्या है। क्योंकि वास्तु खाली सामान बदल देने से या रख देने से या कुछ टोटका करने से नहीं होता। दिस इज़ अ गेम ऑफ प्रिसिशन, परफेक्शन। ये ऐसा समझिए कि आप अगर मुझे फ़ोन लगाना चाहते हैं तो जब तक आप मेरे पूरे 10 की 10 सही नंबर नहीं लगाएंगे आप मुझे फ़ोन नहीं लगा पाएंगे। जी। उसी तरीके से अगर आपको जीवन में सही रिजल्ट चाहिए तो जब तक आप सही तरीके से वास्तु का एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा जो होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि घर में तोड़ फोड़ करनी है, क्योंकि ये एक काफ़ी बड़ा मिथ है लोगों का कि वास्तु करने कोई आया तो मतलब वो घर में तोड़ फोड़ करेगा। जी। होता है कुछ केसेस में, हम 2% केसेस में सिविल वर्क भी करते हैं क्योंकि वही उसका ट्रीटमेंट है। वो एक बड़ा विषय है, उसके बारे में हम आगे भी बात कर सकते हैं, लेकिन वास्तु एक बहुत सीरियस मैटर है। जी सर, यही कुछ लोग कहते हैं कि या मकान बनवाए तो वास्तु के आधार पे ही बनवाए, लेकिन वहीं कुछ लोग हैं जो मकान नहीं बनवा पाए। मान लीजिए किसी का मकान उन लोगों ने खरीदा है या फ्लैट सिस्टम में चले गए, तो अब वास्तु के हिसाब से चीज़ें हैं या नहीं वो उन्हें नहीं पता। लेकिन या तो पहले वास्तु कर लीजिए या फिर मकान बन जाए, अब ठीक है जैसे रह रहे हैं उसके हिसाब से वास्तु कर लीजिए।
बेस्ट क्या है? देखिए, अगर आप रेडीमेड घर ले रहे हैं, बिल्डर से ले रहे हैं, बना बनाया ले रहे हैं, तो सबसे पहले वास्तु चेक करवाइए जी। कि क्या वो रहने योग्य स्थान है। क्या वहाँ पे कोई ऐसा मेजर वास्तु दोष तो नहीं जो कि ट्रीट नहीं हो सकता। जैसे साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है, साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट की एंट्रेंस का ट्रीटमेंट ये है कि आपको वहाँ पे दीवार ही खड़ी करनी है। तो अगर आपके पास वहाँ पे कोई दूसरी एंट्रेंस नहीं मिल रही तो वो आपके लिए हमेशा नुकसानदायक होगी। या अगर उस घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन है तो उसका ट्रीटमेंट भी यही है कि उसको वहाँ से हटा के शिफ्ट करना और उसको लेवल करना है। अगर आप ये चीज़ पहले देख लेंगे तो आप आने वाले जीवन में समस्याओं से बच जाएंगे। तो आप सबसे पहले वास्तु को चेक करवाइए। लोगों को लगता है कि वास्तु चेक करवाना क्यों खर्चा करना, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आप उसके ऊपर पैसा नहीं लगाना चाहते, लेकिन आप रेगुलर आने वाले परेशानियों पे खर्चा कर सकते हैं और परेशान जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन आपको पहले कोई अगर ये बोले कि नहीं वास्तु चेक कराने के लिए कुछ खर्चा करना है तो आपको लगेगा इसकी ज़रूरत क्या है। तो ये व्यक्ति का एक ऐसा कॉन्शियस कॉल होना चाहिए कि मुझे अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाना है तो मैं वास्तु कराए बिना घर में जाऊंगा ही नहीं। इस बात की गारंटी है कि व्यक्ति हमेशा सक्सेसफुल होगा 100%। सर यहीं से एक सवाल आता है कि कई बार हम ये देखते हैं कई लोगों का कहना रहता है कि भाई हमारी तो पूरी ज़िंदगी निकल गई, हमने तो ना कोई वास्तु किया ना उसे देखा, हमारी तो ज़िंदगी निकल गई। वहीं दूसरी ओर कई वास्तु एक्सपर्ट्स का कहना होता है कि गलत दिशा में गलत चीज़ें होती है तो व्यक्ति के स्वास्थ्य पर, उसकी मनोस्थिति पर या घर में अमूमन जो होने वाले लड़ाई झगड़े हैं उस पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। 100%। अब देखिए इसमें दो चीज़ें हैं जी। आपने बोला कि कई लोग कहते हैं कि जिंदगी ज़िंदगी निकल गई हमने उनकी, कुछ हाँ, नहीं किया। हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन जिंदगी निकल गई आपने कुछ नहीं किया तो आपने जिंदगी में पाया क्या। कुछ बहुत कम ऐसे लोग मैंने देखे कि उनको लकीली ऐसे घर मिल गए जो उनको एंट्रेंस अच्छी मिल गई, टॉयलेट सही जगह पे थे, उनका किचन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी और थोड़े बहुत जो स्ट्रगल्स थे तो उन्होंने उसको एक नॉर्मल प्रॉब्लम समझ के अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाई। लेकिन सबके साथ वो नहीं होता। वो 0.001% ऐसे नसीब वाले घर होते हैं कि बिना वास्तु कराए उनको वास्तु ऑस्पिशियस घर मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि मेरे जीवन में बस मैं बिना वास्तु करे ज़िंदगी जो चल रही है जैसी चल रही है चलने दो, ये बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि आप अपने जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको एक ही मानव जीवन मिला है, आप उसको जितना बेहतरीन बना सकते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसको हम वास्तु बोल रहे हैं इसको बहुत सीरियसली लें, क्योंकि ये आपके जीवन की दशा बदल देगा। क्योंकि जब आपको अपनी पूरी 16 दिशाएं भरपूर पता होगी कि कहाँ क्या नहीं करना, वो आपके जीवन में वो लेके आएगा जो आप चाहते हैं। यानी कि कहा जाए तो वास्तु से आर्थिक लाभ भी हो सकता है। वास्तु बना ही है आर्थिक लाभ और स्वास्थ्य लाभ के लिए। जी। तो इसलिए ये कहना कि लाभ भी हो सकता है ये गलत होगा। जी। वास्तु से आर्थिक लाभ ही होता है, स्वास्थ्य लाभ ही होता है, रिश्तों में बहुत मिठास होती है और दुनिया अपने साथ होती है। यह है वास्तु का मैजिक। तो दुनिया अपने साथ होगी, रिश्तों में मिठास होगी, बस ज़रूरत है एक अच्छा सा वास्तु के लिए प्रबंधन कीजिए। अपना घर जो है वो वास्तु संपन्न बने और संपन्न बने एक वास्तु एक्सपर्ट के साथ जो कि सही होना चाहिए। तो सर आगे बढ़ते हैं। आगे कई सवाल हैं हमारे, कई हमारे व्यूवर्स भी हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं। हर किसी की ज़िंदगी से ये पार्ट जुड़ा हुआ है कि क्या पति पत्नी के झगड़े भी जो होते हैं वो भी क्या वास्तु की वजह से या फिर गलत वास्तु की वजह से होते हैं? 110%, 100 भी नहीं, 110%। क्योंकि ऐसी दिशा है जो आपके पति पत्नी के रिश्तों को गवर्न करती है। तो ये दो दिशाओं का सम्मिश्रण से होती है। कई बार होता है कि रिश्ते ठीक है लेकिन आपसी आकर्षण खत्म हो गया, तो उसके लिए एक दिशा है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। लेकिन बिना बात के झगड़े हो रहे हैं और ऐसे कि एक दूसरे को देखे ना सुहाए जी, तो उसके लिए साउथ वेस्ट जो रिलेशनशिप की दिशा है। अगर आप वहाँ चूल्हा रख दें तो रिश्तों में तो आग लग जाएगी, क्या बात है। और अगर वहाँ टॉयलेट आ गया तो रिश्ते ही खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके जीवन के हर पहलू को वास्तु गवर्न करता है। तो आप कोई भी समस्या सोचिए, उसका सीधा सीधा कनेक्शन वास्तु से है। सर आप तो खुद एक वास्तु एक्सपर्ट हैं और कहा यह जाता है कि वो पति पत्नी क्या जिनमें कभी कभार तू मैं ना हो वही प्यार की निशानी भी मानी जाती है कई बार पति पत्नी के बीच। तो क्या बी वास्तु एक्सपर्ट, क्या आपकी भाभी जी से कभी लड़ाई हुई है सर? देखिए, कोई बात को लेके मतभेद होना जी, ये अलग बात है, लेकिन झगड़े हो जाना जी, जो आपको एक दूसरे से दूर लेता चला जाए, ये दो बहुत अलग अलग बातें हैं।
मतभेद तो होना ज़रूरी है, क्योंकि जब मतभेद होते हैं तो आपको उस चीज़ के बारे में, दूसरे पहलू के बारे में पता चलता है कि अगले सोच क्या रहा है। आपको सामने वाले की सोच के बारे में भी पता चलता है। तो मतभेद तो स्वाभाविक है और होना भी चाहिए, लेकिन जब मनभेद हो जाए तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और वो वास्तु में मनभेद नहीं होने देता अगर वास्तु सही है। और वास्तु गलत हो गया तो मतभेद मनभेद में बदल जाएंगे और जीवन कभी ट्रैक पे नहीं आ पाएगा। यानी कहा जाए तो अगर आपकी भी अपने जीवन साथी से कहीं ना कहीं बात नहीं बन रही है, गाड़ी जो है वो पटरी पर नहीं है, तो संबंध विच्छेद करने से पहले, डाइवोर्स जैसे बड़े क्वेश्चंस पे जाने से पहले, बड़ी जगह पे जाने से पहले एक बार वास्तु जरूर चेक कराना चाहिए। 110%। और ये इस बात की गारंटी है कि उनका रिश्ता मधुर भी हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा खुशहाल भी। मेरे क्लाइंट का केस बताता हूँ, उनके जीवन में उनकी शादी को करीब 38 साल से ज़्यादा हो गए शादी को जी। और वो मुझे करीब 6-7 महीने पहले उन्होंने एक बार मुझे जस्ट कॉल किया और बोले कि आशीष जी, आपने क्या वास्तु कराया है कि अब वो मेरे जो हस्बैंड जिनके साथ में 38 साल से दूर रही, वो अपने काम में, मैं अपने काम में, लेकिन अब इतना ज़्यादा प्रेम है कि अब वो सुबह सुबह वॉक भी जाते हैं तो मेरे साथ ही वॉक करने जाते हैं, वो मुझे छोड़ते ही नहीं। और वो चीज़ उन्होंने खुद मुझे बताई कि 38 साल में जो उन्होंने आज तक नहीं देखा वो अब जीवन में चालू हो गया। ये मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, ये महादेव की वो विद्या है जो अगर आप अपनाते हैं तो आपका जीवन खुशहाल होना गारंटी है। देखिए, मैं एक पोस्टमैन हूँ, महादेव का पोस्टमैन जी। आपके नाम की चिट्ठी आएगी तो मैं आपसे आपके घर का नक्शा मांगूंगा, एक डिग्री मांगूंगा, और उसमें लिखी जो समस्या है वो आपकी चिट्ठी खुलेगी और मैं आपको उसका समाधान दे दूंगा। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं वास्तु करने में बहुत माहिर हूँ, रिजल्ट देने वाले तो महादेव हैं, लेकिन मैं सही वास्तु करूँ इस बात की गारंटी है। मैं कोई टोटका नहीं करता, मैं कोई उपाय नहीं बेचता, मैं कोई सामान नहीं बेचता। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, आपके जीवन की समस्याओं को परमानेंट कैसे ख़त्म किया जाए, उसका परमानेंट सॉल्यूशन कैसे दिया जाए। तो आपकी भी समस्या है तो बिल्कुल कागज पे नहीं, अपने मन में भी लिख लीजिए, बशर्ते आपको सही पोस्टमैन मिल जाए, यानी आपको एक सही वास्तु का जानकार मिल जाए जो आपको जीवन में सही सलाह दे पाए। वरना अगर गलत वास्तु भी कर दिया जाए तो आपने कहा कि जरा सी दिशाओं के हेर फेर से भी बड़ी बड़ी उलटफेर जिंदगी में आ सकते हैं। हाँ, और मैंने ऐसे कई घर देखे जिन्होंने वास्तु करवाने के बाद मुझे बुलाया तो पता चला कि उन्होंने दिशा ही गलत निकाली। क्योंकि सारा खेल, अगर आपका बेस ही खराब है तो आपके सारे काम ही गलत हो जाएंगे। अगर आपका ब्रह्म स्थान गलत निकला, आपका सेंटर गलत निकला, आपकी डिग्री गलत निकली, तो आपकी ग्रिडिंग गलत हो जाएगी। ग्रिडिंग गलत हो जाएगी तो आपकी डिग्रीज की, आपकी सारी दिशाएं गलत हो जाएगी। जब दिशा गलत हो जाएगी तो जब डायग्नोस ही गलत हो गया, रिपोर्ट गलत आई, तो आपका सारा काम गलत हो जाएगा। तो आप क्या दवाई करोगे, आपका मर्ज कैसे ठीक होगा। तो इस बात को बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि व्यक्ति की प्रॉब्लम क्या है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले आपको ग्राउंड वर्क करना पड़ता है, और जिसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं है कि आप किसी को चलते चलते मोबाइल पे आपने एक वो निकाला कंपस जी। और घर में जाके खड़े हो गए और आप बोल रहे हैं कि भाई हाँ आपकी ये दिशा है, आपकी ये दिशा है। इससे कोई, ये ऐसे वास्तु नहीं होता। यानी ये तो वो बात हुई साहब कि आपको हो रही थी गैस, आपको हो रही थी बदहजमी, और डॉक्टर साहब ने बाईपास ही कर दिया हार्ट अटैक समझ के। तो ये सब प्रॉब्लम क्यों होती है? जी। ये भी जो आप व्यक्ति गया किसी चीज़ के लिए और उसको प्रॉब्लम आई और डॉक्टर ने कुछ और कर दिया, क्योंकि उसको डॉक्टर सही नहीं मिलना, वो भी एक वास्तु दोष है। एक ऐसी दिशा से आता है जहाँ से आपको सही मर्ज पकड़ने वाला ना डॉक्टर मिले, और अगर डॉक्टर मिल जाए तो आपकी रिकवरी कम, मतलब टाइम से ना हो। तो ये भी एक ऐसी दिशा से गवर्न होता है कि आपको सही मर्ज पकड़ने वाला डॉक्टर भी मिले और आपको दवाई भी लग जाए। यानी स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों की अगर मैं बात करूं या फिर व्यक्तिगत स्वास्थ्य की बात करूं तो ये भी वास्तु आधारित है। 110%। पूरे भवन में, किसी भी भवन की बात करिए, उसमें दो ऐसी दिशाएं हैं जिसमें एक दिशा ऐसी है जो आपकी फिजिकल हेल्थ को गवर्न करती है, और एक ऐसी दिशा है जो आपकी मेंटल हेल्थ को गवर्न करती है। और जो बाकी दिशाएं हैं वो आपकी फिजिकल हेल्थ वाली दिशा के साथ साथ, जिसको हम नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, उसके कॉम्बिनेशन में आपकी दूसरी दिशाओं का सम्मिलित होकर हम देखते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से आ रही है। अगर आपको बीपी और शुगर हो रहा है
तो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एक ऐसी दिशा है जहाँ पे आग लग रही है, या तो वहाँ एक कोई कुकटॉप रखा है जहाँ पे आपकी रसोई लगी हुई है, वहाँ पे कुछ लाल कलर लगा हुआ है, वहाँ पे कुछ ऐसा है जो अग्नि को बढ़ा रहा है। लेकिन साथ साथ नॉर्थ ईस्ट में भी ऐसी समस्या है कि ना आपको डॉक्टर मिल रहा है, ना मर्ज का पता चल रहा है, और रिकवरी भी नहीं हो रही है। तो वास्तु में 16 दिशाओं का सम्मिश्रण बहुत ज़रूरी है आपकी प्रॉब्लम के रूट कॉज को जानकर उसको ठीक करने के लिए। यानी स्वास्थ्य में भी वास्तु का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो दोस्तों, अगर कभी घर में कोई फैमिली मेंबर है और अगर वो कई दिनों से ठीक नहीं हो रहा है या प्रॉपर बीमारी पता नहीं चल रही, तो एक बार वास्तु एक्सपर्ट्स को दिखाना यहाँ भी ज़रूरी है। जैसा कि आपने कहा सर, स्वास्थ्य संबंधित या फिर पति पत्नी के जीवन से संबंधित चीज़ों में वास्तु एक अहम भूमिका निभाता है। लेकिन कई बार मानसिक तनाव की मैं बात करूँ या पारिवारिक विवादों की बात करूँ, क्योंकि आजकल तो पारिवारिक विवाद मेरे ख्याल से हर दूसरे या तीसरे घर में देखने को मिलता है। तो क्या आपका मानना है कि पारिवारिक विवाद की मैं बात करूं या फिर मानसिक विवाद की बात करूं, अपवाद की बात करूं, उसे भी वास्तु से ठीक किया जा सकता है या वो भी वास्तु की वजह से होते हैं? 110%। आप सोचेंगे मैं हर समस्या के लिए 110% क्यों बोल रहा हूँ? जी। क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस पैटर्न को बिगाड़ रहा है और जिसकी वजह से आपके आचार, व्यवहार, विचार सब कुछ बदल रहे हैं। अगर हम उसको ठीक कर दें, फाइन ट्यूनिंग कर दें, तो आपकी सभी परेशानियां खत्म हो जाएगी। व्यक्ति का गलत दिशा में सोना, गलत दिशा में खाना या उस दिशा में गलत चीज़ों का होना आपके अंदर एंग्जाइटी, डिप्रेशन और ऐसी मानसिक परेशानियों को बढ़ाता है जो आपने कभी सोची ना हो। रिलेशनशिप के लिए मैंने आपको बताया कि साउथ वेस्ट में अगर समस्या हो तो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम होती है जी। है ना। लेकिन वही अगर साथ साथ ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट भी समस्या दे तो इन लॉज के साथ भी समस्या हो जाती है। तो साउथ वेस्ट रिलेशनशिप है, लेकिन साथ में दूसरी दिशा को अगर हम ऐड करें तो आपकी समस्या की एक्चुअल जड़ पता चलती है। अगर बाहरी दुनिया के साथ है तो साउथ वेस्ट के साथ ईस्ट को भी देखना चाहिए। और ऐसे बहुत से कॉम्बिनेशन हैं जिसकी वजह से हमें आपके एक्चुअल रूट कॉज को ट्रीट करने की बात समझ आती है। क्योंकि जब हम आपके नक्शे को ग्रिड करते हैं तो आपके घर का, आपकी ज़िंदगी का पूरा स्कैन हमारे सामने होता है। बड़ी अहम आपने यहाँ पर बात की। सर, एक सवाल यहीं पे आता है, कई बार लोग जब पारिवारिक तनाव होता है या संपत्ति विवाद होता है या फिर अपने जीवन साथी से तकरार होती है या फिर बिजनेस की गाड़ी सही से नहीं चल रही, तो 2 से 3 जगह होती है जहाँ पर व्यक्ति जाता है या समाधान देखने की कोशिश करता है। सबसे पहले वो किसी ज्योतिष के पास जाते हैं। वास्तु एक्सपर्ट से भी पहले मैं अपनी ज़िंदगी की बात करूँ तो मैं पहले ज्योतिष जी को दिखाता हूँ। वो राहु, केतु, कालखंड निर्धारण और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें बताते हैं। और वहीं दूसरी तरफ वास्तु विज्ञान की आपने बात करी, तो इन दोनों को कैसे देखते हैं आप? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी लोग इसको लेके भ्रमित भी हैं। तो सबसे पहले ये समझिए कि ज्योतिष क्या है और वास्तु क्या है। वास्तु तो खैर अब आप समझ ही गए कि जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारे जीवन को 80% वास्तु गवर्न करता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे हमारे साथ ही चल रहा है। जी। और जो प्लैनेट्स हैं जो हज़ारों किलोमीटर, लाखों किलोमीटर दूर हैं, वो हमारा एक जीपीएस सिस्टम है जो आपके पैदा होते समय ये बताया गया कि आप जीवन को यहाँ से शुरू करोगे और इस तरीके से यहाँ से होते हुए जीते हुए आप आगे जाओगे। और वो एक आपकी फिक्स चीज़ हो गई जो बदली नहीं जा सकती, क्योंकि आप जिस मुहूर्त में पैदा हुए उसके ग्रह फिक्स हो चुके हैं। लेकिन वेरिएबल फैक्टर क्या है कि आप किस एनवायरनमेंट में रह के, कैसा सोच के, कैसा विचार करके अपने जीवन को कैसे चलाओगे। तो जीवन में हमेशा आप देखिएगा 2 चीज़ें होती हैं, एक फिक्स, एक वेरिएबल। तो आप फिक्स को तो बदल नहीं सकते, प्लैनेट जो जहाँ बैठा है वो बैठा है, उसकी जो चाल है वो वैसी है। हाँ, हम कुछ उपाय देते हैं जिससे आपके नेगेटिव हिट जो अगर किसी प्लैनेट के आपके जीवन पे आ रहे हैं तो उसको हम ट्रीट करके उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। लेकिन जो आपका वेरिएबल फैक्टर है, जो एनवायरनमेंट जिसको हम वास्तु बोल रहे हैं, अगर आप उसको ठीक करते हैं तो जो 80% आपके साथ चल रहा है वो जब ठीक हो जाता है तो स्वतः ही जो बाकी का 20% है वो आपको और बेहतर बना देता है। बिल्कुल सही बात। तो हम जब ट्रीटमेंट करते हैं तो एक लेयर ऐसी आती है जिसमें हम एस्ट्रो वास्तु का यूज़ भी करते हैं कि आपकी कुंडली के हिसाब से कौन सी ऐसी चीज़ आपके घर की उस दिशा में पड़ी है जो आपको ज़्यादा परेशान कर रही है उस पर्टिकुलर महादशा में, अगर हम उसको ठीक कर लें तो आपकी परेशानी और बेटर कम हो जाती है और आपकी जीवन और बेहतर हो जाता है। यहीं से एक सवाल निकल के आता है सर, कई पेरेंट्स बच्चों की पढ़ाई को लेकर के या उनके करियर को लेकर के परेशान होते हैं। कहा यह भी जाता है कि कुछ बच्चे सरकारी स्कूलों में भी अच्छा पढ़ लेते हैं और कुछ अच्छी बड़ी-बड़ी स्कूलों में पढ़ने के बाद भी वो करियर ऑब्जेक्ट को प्राप्त नहीं कर पाते। तो क्या बच्चे की पढ़ाई को लेकर के भी वास्तु कुछ कहता है? 110% वापस से जी। एक दिशा आती है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, वो दिशा माँ सरस्वती की है। वो एक ऐसी दिशा है
जहाँ पर अगर बच्चा बैठ के पढ़े तो उसकी कंसंट्रेशन और उसकी ग्रास्पिंग कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन अगर उसी दिशा में आपने टीवी लगा दिया, बच्चे के खिलौने रख दिए, खेलने का सामान रख दिया, तो बच्चे का पढ़ने में कभी मन नहीं लगेगा। और ऐसे कई केसेस हैं और मेरे कई क्लाइंट्स जो आज भी इस बात को लेकर चकित हैं कि बच्चे का 12th का रिजल्ट और 10th का रिजल्ट इतना अच्छा कैसे आया, क्योंकि उनको उस बच्चे से 50% की उम्मीद नहीं थी, वो 75-80% लेके आया। इसका मतलब ये नहीं कि आज आपने उसको रखा और कल 80% आ गए। बच्चे के अंदर एक कंसंट्रेशन डेवलप हो जाना, उसके अंदर इस बात की कैपेबिलिटी डेवलप हो जाना कि वो जो पढ़ रहा है उसकी ग्रास्पिंग कैपेबिलिटी बढ़ गई, तो वो याद अच्छा करेगा, वो समझेगा अच्छे से और एग्ज़ाम अच्छे से देगा, उसका फोकस बढ़ जाएगा। लेकिन वहाँ पर अगर आप खेलने का सामान रख देंगे वेस्ट और साउथ वेस्ट में, तो जब भी बच्चा पढ़ने बैठेगा उसको खेलने में ही दिमाग लगेगा। और अगर वहाँ पे टॉयलेट बना हुआ है तो आप समझिए कि वो याद कितना भी कर ले, दूसरे दिन में वो भूल जाएगा। तो बच्चे की पढ़ाई में वास्तु का अहम योगदान है। एक सवाल और है सर, यहीं से जहन में आया, अभी आपने कहा टीवी से संबंधित, तो आजकल टीवी की जगह जो है टीवी को रिप्लेस किया है मोबाइल फोन्स ने। हाँ जी। या फिर नशा छुड़ाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र है। लोग कहते हैं कि थोड़े दिनों बाद मोबाइल भी छुड़ाने के लिए या मोबाइल से जो भी दुष्प्रभाव है उसको दूर करने के लिए भी हमें कहीं ना कहीं ऐसे जगह की ज़रूरत पड़ने वाली है जो कि हमें या फिर बच्चों को या फिर हमें इस मोबाइल के चंगुल से या मोबाइल की लत से या दुष्प्रभाव से हमें दूर कर पाए। तो इसमें आप क्या कहते हैं, क्या इसमें भी वास्तु काम करता है? हाँ, अगेन 110%, क्योंकि एक दिशा आती है जो किसी के अंदर बुरी आदत या लत को बनाती है। उस दिशा में दोष होने से आपके अंदर एक एडिक्शन की भावना जागती है। अब वो एडिक्शन ज़रूरी नहीं है कि वो आपका एडिक्शन किसी ड्रग को लेकर हो। एडिक्शन आपको मोबाइल का हो सकता है, या ज़रूरत से ज़्यादा काम करने को भी एडिक्शन मानते हैं, वो भी हो सकता है। तो उस दिशा का संतुलित होना बहुत ज़रूरी है। तो वास्तु, आप कोई समस्या बोलिए, वो आपके जीवन को संतुलित करने का काम करता है। तो आपने कहा कि किसी के जीवन में लत की प्रॉब्लम है, एडिक्शन की प्रॉब्लम है, वो सब वास्तु से ठीक की जा सकती है। वास्तु कहीं ना कहीं जिंदगी का या जीवन जीने का अभिन्न अंग मान सकते हैं। अगर आप वास्तु ठीक तो जिंदगी हिट। कई लोग मानते हैं कि वास्तु वाले को अगर बुला लिया तो घर में तोड़ फोड़ निश्चित है। वो आएगा, बोलेगा ये हटा दो, इसको तोड़ दो, इसको यहाँ बना दो। तो कई लोग तो कहीं ना कहीं मन में या दिमाग में ये क्वेश्चन बनाया करते हैं कि रहने दो यार, क्यों घर में तोड़ फोड़ कराना, ठीक है कर लेंगे, विल मैनेज। तो क्या जरूरी है कि तोड़फोड़ संभव हो या बिना तोड़फोड़ के भी उपाय किए जा सकते हैं? ये एक ऐसा प्रश्न है जिसको आई थिंक लोगों को ये बहुत ध्यान से समझना चाहिए कि वास्तु का मतलब सिर्फ तोड़फोड़ नहीं होता। हाँ, ऐसे 2% केसेस होते हैं जिसमें सिविल वर्क होता है, वो सिर्फ 2% ही केस हैं। बाकी जितने भी वास्तु के उपाय होते हैं उसमें हम सिविल वर्क नहीं करते, उसमें कोई भी तोड़फोड़ वाला काम नहीं होता। और जो 2% केसेस हैं वो कैसे केसेस हैं जिसका उपाय ही आपको उस जगह पे सिविल कंस्ट्रक्शन करके करना पड़ता है। जैसे 2 काम मैं आपको बता दूं जो 2% में आते हैं जी। एक, अगर किसी की साउथ वेस्ट की एंट्रेंस है, मेन गेट अगर साउथ वेस्ट में अगर आ गया, तो वहाँ पर उस जगह को दीवार बनाकर ही उस जगह का ट्रीटमेंट किया जाता है। और दूसरा, अगर किसी के घर के नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या किचन है, तो किचन में एक बार को ये चांस हो सकता है कि उसका किचन इतना बड़ा हो कि एक दिशा में, जो अगर मान लीजिए ENE में या नॉर्थ में अगर उसको दीवार मिल रही है तो वहाँ अपना चूल्हा शिफ्ट कर सके, जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर जगह उतनी नहीं है तो वहाँ से उस जगह को हटाना, उस किचन को हटाना ही उसका उपाय है। और अगर टॉयलेट है तो वहाँ पे भले ही आप उसको यूज़ ना करें। अगर आप टॉयलेट बोल रहे हैं, कुछ लोगों ने मुझे बताया, जब मैं काम करता हूँ लोगों का, तो कई जगह ऐसा देखा गया, सर हम इसको यूज़ नहीं करते। तो मेरा उनसे ये कहना है, और आपके दर्शकों को भी मैं ये बता दूं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन चीज़ों को देखता है जो आँखों से नहीं दिखती। और आज भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड प्रतीकों की भाषा समझता है। तो अगर वहाँ पे टॉयलेट की जगह आप सिर्फ एक टॉयलेट सीट की फ़ोटो चिपका देंगे अगर उस दिशा में, तो वो वही असर करेगा जो एक्चुअल टॉयलेट का होता है। इतना ज़्यादा रिसेप्टिव पावर है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की।
तो यही दो ऐसे केसेस हैं जिसमें हम सिविल वर्क करवाते हैं, जिसमें थोड़ा तोड़ फोड़ या कंस्ट्रक्शन का काम होता है। बाकी आप किसी भी दिशा का कोई भी दोष हो, वो छोटे छोटे उपायों से आराम से किया जा सकता है। सर इसी से मिलती जुलती बात है, क्या पूजा पाठ ज़रूरी होता है वास्तु में, या फिर क्योंकि देखिए जो सनातनी हैं वो बिल्कुल पूजा पाठ और इन सब चीज़ों को मानेंगे, लेकिन जो किसी अन्य धर्म के लोग हैं वो कहीं ना कहीं पूजा पाठ क्योंकि उनके रिचुअल में या फिर उनके धर्म में नहीं आती, तब आप क्या करते हैं? देखिए, पूजा पाठ एक बड़ा ही पर्सनल विषय है, व्यक्ति की अपनी भावना का विषय है कि वो पूजा करे ना करे। वास्तु में पूजा पाठ ये ज़रूरी नहीं। अगर आप इसको साइंटिफिक वे से समझें तो वास्तु में हम ऐसे एनर्जी अलाइनमेंट्स को कर रहे हैं जो आपके सबकॉन्शियस पैटर्न्स को आपके लिए सपोर्टिव दिशा में ले जाने का काम करें। अब मैं आपको एक छोटा सा बेसिक समझाता हूँ। हम सब लोग पंच तत्व से बने हैं, ये तो सबने ही सुना होगा। जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, यही पंच तत्व है। छठवां तत्व इंसान ने बनाया जिसको हम धन बोलते हैं जी। वो एक अलग बात है, लेकिन पंच तत्व ही हैं जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं। इस पंच तत्व में अगर कोई तत्व आपस में मिले जो उसका विपरीत हो, जैसे कि अग्नि में अगर जल डालें तो क्या हो, वो अग्नि भंग हो जाएगी। बिल्कुल। वैसे ही किसी भी भवन की जो 16 दिशाएं हैं वो सारी की सारी 16 दिशाएं इन पंच तत्वों में बटी हुई है। तो आपकी किस दिशा में जो प्रॉब्लम है उस दिशा में अगर वो तत्व नहीं है जो होना चाहिए और उसका कोई विपरीत तत्व है जो उसको भंग कर रहा है, तो आपके जीवन में समस्या है। बस इतना सा ही है वास्तु। अगर आप अपने जीवन में पंच तत्वों को, इन 16 दिशाओं में होने वाले क्रियाकलापों को या उसमें रखने वाले सामान को समझ लें कि वो किस तत्व का सामान है और उस जगह पे होना चाहिए या नहीं, आपके जीवन में खुशहाली तय है। मतलब अग्नि की दिशा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ, सिर्फ ये 3 दिशा हैं जो अग्नि की है। इस अग्नि की दिशा में अगर आप नीला रंग, काला रंग, ब्लू कलर, ग्रे कलर, ऐसे कोई कलर का प्रयोग करते हैं, चाहे वो पर्दे के रूप में है, वॉल पेंट के रूप में है, तो ये जीवन में आपको सदा नुकसान देगा। साउथ ईस्ट की दिशा होती है पैसे की, और वहाँ पर अगर ऐसा कलर है तो वो आपके पैसे को ले जाएगा, पैसे का बिल्कुल नाश हो जाएगा। पानी का काम है डुबाना, और वो अग्नि की जगह पे है तो पैसा डूब जाएगा। और वहाँ पे टॉयलेट है तो पैसा साफ हो जाएगा, वॉश ऑफ हो जाएगा, क्योंकि टॉयलेट का काम है डिस्पोज ऑफ करना, तो पैसा डिस्पोज हो जाएगा, पैसा आते आते चला जाएगा। कई बार ऐसा देखा गया कि साउथ ईस्ट दिशा में टॉयलेट होने की वजह से अगर वो ट्रीटेड नहीं है तो आपके जीवन में अक्सर ऐसा मुकाम आएगा कि काम होते होते लास्ट मिनट पे वो टल गया, ख़त्म हो गया या आपके हाथ नहीं आया। वैसे ही अगर साउथ दिशा की मैं बात करूं, जो कि एक और अग्नि की दिशा है, अगर वहाँ पे ये नीला रंग है, काला रंग है या टॉयलेट है, तो आपके नाम को खराब करेगा। तो नाम की जगह बदनामी निश्चित है, चाहे वो समाज में हो, परिवार में हो, आपसी लोगों में हो, आपका नाम खराब होना तय है। और साथ साथ स्लीपलेसनेस की प्रॉब्लम भी देगा, मतलब रात में नींद ना आना, सुकून ना होना, चैन ना होना। तो ऐसी सारी चीज़ें आपके पंच तत्वों के प्रॉपर बैलेंस से ही होती है। सर यहीं से एक सवाल आता है और मेरे ख्याल से ये हुक क्वेश्चन भी हो सकता है, क्योंकि अधिकतर लोग यही सोचते हैं कि क्या आपने बताया कि रंग भी महत्वपूर्ण होते हैं, तो क्या अगर मेरे किचन में काला, नीला या कोई सा रंग है, या फिर जिस रूम में हमारी तिजोरी रखी है जिसमें धन रखा है, तो यहाँ की दीवारों का कलर भी क्या मायने रखता है? तो सबसे पहले ये कि किचन कौन सी दिशा में है। अगर आपका किचन साउथ ईस्ट में ही है, जो टिपिकली सब लोग समझते हैं कि भाई अग्नि कोण में किचन अच्छा होता है, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन अग्नि कोण में किचन लगाने के बाद वहाँ पे लोग काले रंग का स्लैब लगा देते हैं, और काले रंग का स्लैब लगाना मतलब पैसे का नुकसान। जी। तो वहाँ पे किचन आपका साउथ ईस्ट में होना अच्छा है, लेकिन उस स्लैब को काले की जगह आप ऑफ वाइट कलर करिए, ब्राउन करिए, ग्रीन करिए, येलो करिए, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी उस दिशा की कितनी बड़ी वो दिशा है। कई बार एक्सटेंडेड दिशा होती है तो हम उसको येलो कलर से बैलेंस करते हैं, छोटी होती है तो ग्रीन से बैलेंस करते हैं, और अगर समतल है, अगर बराबर है दिशाएं, तो फिर उसको हम ऑफ वाइट भी स्लैब को सजेस्ट करते हैं। लेकिन काला रंग हमेशा नुकसान देगा।
अगर वो साउथ ईस्ट में किचन है। लेकिन यही किचन आपका नॉर्थ में है तो वो काले रंग की वजह से नुकसान नहीं देगा, क्योंकि नॉर्थ की दिशा है अपॉर्चुनिटीज़ की, आपके जीवन में ग्रोथ की। तो नई अपॉर्चुनिटीज़ आना बंद हो जाएगी। अगर नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन होना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपने अपॉर्चुनिटी की जगह पे आग लगा रखी है। लेकिन वहाँ पे काले रंग से प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर आपके चूल्हे से प्रॉब्लम है, तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। हम उस किचन कुक टॉप के नीचे ग्रीन कलर का पत्थर रख सकते हैं या ग्रीन कलर का पेंट कर सकते हैं। तो ये छोटे छोटे ट्रीटमेंट हैं जो आपके जीवन की समस्याओं को पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं और आपके जीवन में खुशियाँ लौट आती हैं। जीवन में खुशियाँ लौट आती है वास्तु से। यहीं से एक सवाल मेरे जहन में आता है सर, कि जीवन में तो खुशियाँ हैं और हमारा शरीर जो आपने कहा कि पंच तत्वों से बना है, लेकिन पंच तत्वों का ये शरीर नाश होने के बाद, जैसे अगर हम हमारे घर के उन लोगों की बात करें जो इस दुनिया से ज़िंदगी से जा चुके हैं, हमारे पूर्वजों की बात करें या घर के बड़ों की बात करें, तो कई बार मैंने कुछ वीडियोस में देखा है कि कई वास्तु एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो लोग जा चुके हैं उनकी फोटोज भी घर में लगाना गलत है, या कई लोग कहते हैं सही है लेकिन किसी अलग दिशा में लगाओ। ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है। देखिए, आपके पूर्वज वो आपको आशीर्वाद ही दे रहे हैं, और पूर्वजों के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण दिशा बनाई गई जिसको बोलते हैं साउथ वेस्ट। वो साउथ वेस्ट की दिशा में अगर आप अपने पितरों की फ़ोटो एक गोल्डन येलो फ्रेम में लगाएं तो वो आपके जीवन में आशीर्वाद ही देंगे, आपके जीवन में स्टेबिलिटी का कारक बनेंगे, और आपकी अगर कोई लेगेसी है तो वो आगे चलती चली जाएगी। तो साउथ वेस्ट दिशा पितरों की दिशा है। और कई लोगों का ये भी मिथ है कि अगर मेरा बेडरूम साउथ वेस्ट में है तो मैं वहाँ पितरों की फ़ोटो कैसे लगाऊं। लेकिन जिसका जो यथावत स्थान है, अगर आप उसको वो स्थान दे देते हैं तो आपके जीवन में सिर्फ आशीर्वाद होगा, तो वो कभी नुकसान नहीं देता। यानी जो हमारे पितर पूर्वज है वो हमें आशीर्वाद ही देते हैं, बशर्ते उन्हें एक प्रॉपर जगह मिले जहाँ पे वो होना चाहिए। सही दिशा में उनको स्थापित करें, आपको 100% उनसे आशीर्वाद मिलेगा। तो आशीर्वाद मिलेगा, जिंदगी बड़ी सुखमय हो जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे वास्तु दोस्त हमें बताएं, हमारे व्यूवर्स को बताएं, जो अगर है तो आपकी जिंदगी या आपकी जिंदगी का अंत या व्यापार का अंत या बड़ा घाटा संभव है। कुछ ऐसे वास्तु दोष जो कि व्यक्ति को जानकर भी नहीं करना चाहिए, जो सबसे नकारात्मक या सबसे घृणित वास्तु दोषों में आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अगर आप घर के हिसाब से पूछें तो सबसे पहले ये समझें कि नॉर्थ ईस्ट में किचन या टॉयलेट नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और साथ साथ साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट की एंट्रेंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जीवन में आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देगा। नॉर्थ ईस्ट का टॉयलेट और किचन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, बीमारियां और कैंसर जैसी घातक बीमारियां देता है, पैरालिसिस देता है। तो इन चीज़ों से हमेशा बचें। काफ़ी बिल्डर्स आज की डेट में हम देखते हैं कि वो अरे वास्तु ऑस्पिशियस घर है, आप तो बस ले लीजिए, हमने पूरा वास्तु देख के बनाया है। ये सब मिथ्या है। अगर आपको अपने जीवन को अच्छे से चलाना है तो आपको ये समझना होगा कि ये दो ऐसी बड़ी चीज़ें हैं जिसका कोई इलाज नहीं। साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट की एंट्रेंस अगर है तो आपको दरवाज़ा बंद ही करना है, क्योंकि वो ऐसी ऊर्जाएं हैं जिनको कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वो इतने बड़े बड़े कर्जे दे देते हैं कि इंसान ज़िंदगी छोड़ के चला जाता है। वैसे ही नॉर्थ ईस्ट की टॉयलेट और किचन का प्रॉब्लम है कि अगर आपके घर में इन जगहों पर टॉयलेट, किचन या लाल रंग है तो जीवन में एक मानसिक परेशानी, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, पैरालिसिस, कैंसर, ये सब बड़ी बड़ी बीमारियां होने की संभावना बनी रहेगी। अब वो डिपेंड करेगा कि आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में छठवां घर की महादशा, अंतरदशा कब आ रही है, जिसकी वजह से आपको एक रोग आने की संभावना बढ़ जाती है। तब ये चीज़ हाइपर एक्टिव हो जाएगी और आपके जीवन को नष्ट कर देगी। कभी भी ऐसा नहीं होता कि घर में 6 लोग हैं, 10 लोग हैं तो सबको एक साथ पैरालिसिस हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। हमेशा व्यक्ति की कुंडली भी साथ में होती कि उसकी वो दशा में उसको कब क्या एक्टिवेट कर रहा है, और जब वो दिशा होगी, जब वो दशा आएगी, तब उस समय ये चीज़ हाइपर एक्टिव होकर उस व्यक्ति का जीवन नाश कर देगी। तो सर, अब हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं, ऐसी कौन सी कॉमन गलतियां हैं जो कि हम अमूमन हमारी ज़िंदगी में करते हैं, या फिर घर बनाने की बात की जाए या बाद में बनाने की बात की जाए, लेकिन कई बार कुछ गलतियां हो जाती है जिससे कहीं ना कहीं हमें नुकसान ही होता है। तो हमें वो गलतियां बताएं जो अमूमन लोग करते हैं और कैसे हम उस पर एक स्थायी निदान प्राप्त कर सकते हैं।
देखिए, सबसे बड़ी गलती तो लोग ये करते हैं कि उनको लगता है कि वास्तु से कुछ नहीं होता और इसलिए वो एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट को कभी हायर नहीं करते। उनको लगता है ये सब कही सुनी बातें हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे बड़ी गलती और सबसे पहली गलती यही है कि एक अच्छे वास्तुकार को नहीं लाते। उनको लगता है कि भाई जो आदमी 1100-2100 रुपये ले लेगा वो वास्तु कर देगा। बात पैसे की नहीं है, बात उस व्यक्ति की ऑथेंटिसिटी की है, उस व्यक्ति की जेन्युइनिटी की है कि वो आदमी, वो व्यक्ति आपकी समस्या को कितना सॉल्व करने के लिए प्रेरित है या अग्रसर है। वो खाली आपके पैसे को देख रहा है कि मैं आपसे कुछ कम दक्षिणा लेके और फिर मैं आपके घर में 2-3-4 लाख रुपए के मैं पिरामिड लगा दूं, कुछ क्रिस्टल बेच दूं, कोई सामान बेच दूं, तो वो वास्तु करने नहीं आया, वो आपकी जेब हल्की करने आया है। तो सबसे पहली बड़ी गलती है कि आप कोई भी घर लेने से या बनाने से पहले अगर आप वास्तु वाले को अपने साथ नहीं बिठाते तो आपके जीवन में आगे जो घटित होगा वो बहुत ही भयावह भी हो सकता है, क्योंकि आप जाने अनजाने एक ऐसा द्वार को खोल देंगे जिसका बंद होना अनिवार्य है, या जाने अनजाने आप अपने घर में ऐसी जगह टॉयलेट या किचन बना लेंगे जो आपके जीवन को नष्ट कर देगा। ये भी हो सकता है कि आप कोई जगह ऐसे बेडरूम बना लें जहाँ पर सोते हुए बैठे हुए आपके जीवन में डिप्रेशन की भावना बढ़ने लग जाए। ये सब चीज़ें आपको शुरू में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बार घर बनने के बाद अक्सर इंसान सोचता है कि अब भगवान की जैसी मर्जी, अब हम क्या करें। सबसे बड़ी गलती, अगर व्यक्ति पहले से ही वास्तु कंसल्टेंट को अगर हायर ना करे तो वो उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। तो गलतियां ना करें, गलतियां सुधारें। और दूसरी गलती, कभी भी इस मिथ से बचें और इस सोच से बचें कि वास्तु से कुछ नहीं होता। वास्तु 24 घंटे जो आपके जीवन को चला रहा है, तो आप सोचिए वो कितना इंपॉर्टेंट है। ये वो वाली बात है कि हमारे 24 घंटे नाक में ऑक्सीजन जा रही है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होता। आप ऑक्सीजन बंद कर दीजिए तो आपको समझ आएगा। बिल्कुल सही बात है। कई लोगों के सवाल होते हैं सर कि मान लीजिए वास्तु एक्सपर्ट को बुला लेंगे, पैसा खर्च कर देंगे, लेकिन क्या उससे समाधान मिलेंगे? देखिए, मैं बाकी वास्तु कंसल्टेंट की बात नहीं करता, लेकिन मैंने देखे हैं कि आज की डेट में मार्केट में बहुत ही गिने चुने, बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो रियली में सही और अच्छे से वास्तु कर रहे हैं, जो लोगों की समस्याओं को सुलझाने का काम कर रहे हैं। बहुत कम हैं ऐसे। और हम भी जब वास्तु करते हैं तो इस बात का कमिटमेंट है, आपकी प्रॉब्लम को हटाना ही हमारा काम है। इसलिए जब हम किसी से बात करते हैं, अगर किसी का एग्जिस्टिंग मकान है और वो व्यक्ति वास्तु के लिए हमसे संपर्क करता है, तो हम सबसे पहले उससे उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट पूछते हैं कि जीवन में समस्या क्या है, और फिर उसकी समस्या सुनने के बाद उसकी घर की दिशाएं समझ में आने लग जाती हैं, वहाँ पे क्या चल रहा है वो दिखने लग जाता है। अगर व्यक्ति कमिटेड नहीं है तो आप वास्तु के लिए किसी को 1000 रुपये दें या लाख रुपए या 10 लाख रुपए या 1 करोड़, अगर उसका कमिटमेंट आपके प्रति नहीं है तो वो वास्तु कराने से कोई मतलब नहीं। हाँ, हम लोग भी वास्तु करते हैं, हम फीस भी लेते हैं, लेकिन इस बात की गारंटी होती है कि जो उसके जीवन की समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। और साथ साथ हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि वास्तु जब हम करें तो उसके साथ कम से कम 6 से 9 महीने का समय उसके साथ बनाए रखें, ताकि उसके घर की या उसके भवन की लैंड ऊर्जाएं कैसे पॉजिटिविटी में बदल रही हैं, नहीं बदल रही हैं, उसमें क्या एडिशनल इंटेंसिटी ऐड करना है वो हम देख पाएँ। और वास्तु वैसे भी एक बार का काम नहीं होता, ये 3 से 4 लेयर में काम करते हैं, और हर बार एक लेयर का काम करने के बाद हम कम से कम 20 से 25 दिन का वेट रखते हैं, क्योंकि अपने अंदर जो 7 चक्र हैं उसमें इन्वायरमेंट का कोई भी चेंज रजिस्टर होने के लिए मिनिमम 21 दिन का समय तो चाहिए, तब आपके सबकॉन्शियस पैटर्न में बदलाव आना स्टार्ट होता है। तो वास्तु एक बहुत सीरियस मैटर है, इसको कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो आज से ही ज़िंदगी में वास्तु एक्सपर्ट को शामिल करें, उनकी राय लें और ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। लेकिन क्या सर किराए के घर में भी या किराए के मकान में भी वास्तु काम करता है? वास्तु वहाँ काम करता है जहाँ आप रहते हो। आपके सबकॉन्शियस माइंड को इससे मतलब नहीं कि ये घर आपकी खरीदी हुई है या किराए की। अगर आप दिन रात जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस पैटर्न उस इन्वायरमेंट में रखी हुई चीज़ों के साथ अलाइनमेंट करेंगे और आपके जीवन को चलाएंगे। तो इससे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता
कि वो घर, वो ऑफिस, वो फैक्ट्री या जो भी आपकी जगह है वो आपकी खुद की है या किराए की। अब अगर बात करें सर, ऑफिस की ज़िंदगी में हम आते हैं, या तो मेरा खुद का ऑफिस है, मेरा खुद का व्यवसाय है, या फिर मैं किसी ऑफिस या किसी कंपनी के अंतर्गत काम करता हूँ। तो अगर वो बात की जाए तो वहाँ पर वास्तु कैसे काम करता है? क्या हमारे सीटिंग अरेंजमेंट से, या फिर मैनेजर का जो चेंबर होता है, या फिर जहाँ पे हमारी मशीन या इक्विपमेंट रखे हैं, क्या ये सब चीज़ रखने से भी ऑफिस के बिजनेस में, व्यापार में, या फिर एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर में फ़र्क आता है? इसका जवाब भी है 110%। ऐसे कई ऑफिसेज मैंने देखे जहाँ पे कुछ एक ऐसी जगह होती है कि उधर आप किसी व्यक्ति को बिठाओ तो वो व्यक्ति की या तो प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाती है या वो व्यक्ति वहाँ से गायब हो जाता है। थोड़े समय बाद उस सीट पर कभी कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। कई बार ऐसा देखा गया कि कुछ मशीनरीज, कुछ फैक्ट्रीज में मैंने जब काम किया तो वहाँ पे देखा कि कुछ मशीनरीज बार बार वहाँ ख़राब हो रही, जी। क्योंकि वो एक ऐसी दिशा में थी कि जहाँ पर वो हमेशा खराब ही होंगी। तो दिशाओं को बड़ा महत्व है। दिशाओं, हर दिशा की अपनी एक ऊर्जा है और वहाँ पे रखा हुआ सामान, वहाँ पे बैठा हुआ व्यक्ति, उसके काम करने का तरीका, वो सब कुछ गवर्न करता है। कुछ ऑफिसेज में कई बार आपने सुना हो, मैं तो काफ़ी देखता हूँ कि लोग मुझे बोलते हैं, कई बार बिजनेस ओनर्स जब मुझसे बात करते हैं बोलते हैं सर कस्टमर तो ठीक है लेकिन स्टाफ रिटेंशन नहीं है, लोग बहुत जल्दी जल्दी कंपनी हमारी छोड़ के जाते हैं, कैसे रोकें, क्या करें। तो ऐसी दिशाएं हैं जहाँ से वो इम्बैलेंस होती हैं और वो इम्बैलेंस एनर्जी लोगों को टिकने नहीं देती, कंपनी के प्रति उनका एक लगाव या उनके प्रति निष्ठा नहीं होती। तो वास्तु हर जगह, हर क्षेत्र में काम करता है, चाहे वहाँ पे रह रहे लोग हों घर में या ऑफिस में काम कर रहे कर्मचारी। कई सारे हमारे व्यूवर्स हैं जिनकी खुद की छोटी दुकान है, या फिर वो अगर किराने की दुकान की बात करें या किसी भी व्यापार या व्यवसाय की वो दुकान लेकर बैठे हैं, तो उनके लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? किस फेस वाली दुकान होना चाहिए जो अच्छी चलेगी? ये एक आपने क्वेश्चन पूछा, इससे मुझे एक बात याद आई कि सबसे बड़ा मिथ ये है कि लोग फेसिंग को ज़्यादा महत्व देते हैं। जी। फेसिंग से ज़्यादा दिशा का बहुत महत्व है, क्योंकि आप गलत दिशा में बैठकर भी ईस्ट फेस, वेस्ट फेस, नॉर्थ फेस, साउथ फेस कर सकते हो, लेकिन आपका दिशा अगर वो गलत हो गई तो फेसिंग का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो सबसे बड़ा मिथ ये है और सबसे बड़ी विडंबना मैं बोलूँगा वो ये है कि लोग फेसिंग के ऊपर ही सारा निर्णय ले लेते हैं। तो फेसिंग से ज़्यादा सबसे पहले अगर उनके कोई भी दुकान है, कोई शोरूम है या कोई भी ऐसी जगह जहाँ से वो अपना व्यापार कर रहे हैं, उस जगह को वो प्रॉपरली पहले ग्रिड करवाएं और उसमें आने जाने वाली जगह, बैठने की जगह, सामान रखने की जगह, उनके पैसे रखने का स्थान, वो सारी चीज़ों को समझें कि वो कौन सी दिशा में आ रही है और तब उसके बाद उसको ठीक तरह से ट्रीट करें और फिर अपने जीवन का आनंद लें। क्या बात है! सही तरह से उन चीज़ों को ट्रीट करें ताकि वो चीज़ें सुगमता से चलती रहे। सर, बड़ी फैक्ट्रीज़ की मैं अगर बात करूँ, जो एक बहुत बड़ी लैंड पर बड़ी फैक्ट्रीज़ हैं, और अमूमन ये देखा जाता है कि फैक्ट्री है तो बहुत सारी मशीनें भी होगी, रॉ मटेरियल भी होगा, परचेज़ भी होगा, सेल्स भी होगा। कई बार इतना ज़्यादा माल बनाना पड़ता है कि उसके लिए जगह कम पड़ जाती है, तो फैक्ट्री में जहाँ जगह मिलती है, वहाँ उसको अपॉइंट किया जाता है, माल को वहाँ पे रखकर मैनेज किया जाता है। तो ये सब चीज़ें भी क्या व्यवसाय, व्यापार में विघ्न का कारण बनती हैं? क्या चीज़ें होना चाहिए या क्या गलतियाँ हैं जो हमारे फैक्ट्रीज़ के ओनर्स या किसी कारखाने के ओनर्स नहीं करें? देखिए, वापस मैं आपको एक बात बोलूँगा कि सामान सब जगह रखना, क्योंकि माल ज़्यादा बन गया और 2-4-8 दिन की बात है, आपने उसको वहाँ से हटा देना है, तो वो उतना नुकसान नहीं। प्रॉब्लम तब आती है जब आप एक ऐसी प्रैक्टिस बना लें कि आपने कुछ नेगेटिव जोन में ही सामान रखना स्टार्ट कर दिया। तो नेगेटिव जोन में रखा हुआ सामान हमेशा आपको एक क्वालिटी की कंप्लेंट बना के रखेगा। या कई बार ऐसा भी देखा गया कि गलत एंट्रेंस की वजह से उनके कस्टमर्स के साथ उनके संबंध खराब होने लगे और कुछ जगहों पर गलत टॉयलेट है या गलत उनकी सेप्टिक टैंक बनी है तो उनके पैसे कभी नहीं टिकते। कई बार तो उनके पैसे भी डूब जाते हैं, साल साल में हर साल उनके 5-10 करोड़ रुपए के नुकसान हो रहे हैं। तो ऐसे कुछ फैक्ट्रीज़ के मैंने काम किए हैं जहाँ पर कुछ छोटे छोटे उपाय किए, चीज़ों में बढ़ोतरी हुई,
अब नेक्स्ट लेयर पे काम चल रहा है। तो चाहे फैक्ट्री हो, गोडाउन हो, मॉल हो, क्लिनिक हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, आप कोई प्रॉपर्टी बोलिए, जिस भी जगह पे ज़मीनी ऊर्जा और मनुष्य का समागम है, वहाँ पे अगर वो एक साथ हैं, वहाँ पे वास्तु तो चाहिए ही। अगर आपको उस जगह से 100% रिजल्ट चाहिए तो आपको वास्तु को साथ में लेके चलना चाहिए। जैसा कि आपने कहा कि अगर फैक्ट्री की बात की जाए या कारखाने की बात की जाए तो उसकी एंट्रेंस बड़ी मायने रखती है। अगर घर की बात की जाए सर तो मुख्य द्वार कितना मायने रखता है वास्तु के दृष्टिकोण से? मुख्य द्वार तो सबसे ज़्यादा मायने रखता है, चाहे वो घर हो, फैक्ट्री हो, ऑफिस हो, गोडाउन हो, कोई भी जगह हो, क्योंकि वो आपके जीवन में लाने वाली ऊर्जाओं का प्रवेश द्वार है। अगर नेगेटिव एंट्रेंस हो गई, जैसे मैंने आपको बताया साउथ साउथ वेस्ट या साउथ वेस्ट की एंट्रेंस अगर हो गई तो वो बड़े बड़े कर्जे देता है। तो किसी भी भवन में टोटल 32 द्वार निकलने की संभावना होती है और हर द्वार का अपना एक गुण है। कुछ बहुत अच्छे हैं, कुछ बहुत बुरे हैं, कुछ ट्रीटेबल हैं। तो अगर मैं 4 मुख्य दिशाओं की बात करूं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, तो नॉर्थ में N3 N4, ईस्ट में E3 E4, साउथ में S3 S4 और वेस्ट में W3 W4 एंट्रेंसेस सर्वश्रेष्ठ हैं। मतलब इतनी अच्छी कि आपको जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचा दे। और जो मैंने आपको साउथ साउथ वेस्ट या साउथ वेस्ट की एंट्रेंस बताई, इसमें कुछ पद आते हैं जो S5 से लेकर W1 तक, S5 S6 S7 S8 और W1, ये 5 ऐसे पद हैं कि अगर ये द्वार खुल गए तो आपके जीवन में बढ़ने वाले नुकसान को कोई रोक नहीं सकता, आपके जीवन में बढ़ने वाले कर्जों को कोई नहीं रोक सकता। जो आपने बात पूछी थी कि बड़े बड़े व्यापार डूब जाते हैं, बिल्कुल। ये सब उस नकारात्मक एंट्रेंस की वजह से, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा भयावह है कि वो इंसान को, उसके बिजनेस को डुबा देती है। इसलिए पुराने ज़माने में, क्योंकि लोगों को एंगुलर डिवीजन मेथड पता नहीं था, तो पुराने ज़माने में सब लोग कहते थे कि भाई कुछ भी हो जाए, आप साउथ दिशा के फेसिंग या जो दक्षिण फेसिंग घर होते हैं या जो जगह है उसको ना लीजिए, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं कि भाई कौन सी दिशा, कौन सी जगह S3 S4 आने वाली है। तो सेफ साइड में उन्होंने ये तय किया कि कोई भी फेसिंग का मकान या घर या कोई दुकान या ऑफिस ले लो, लेकिन साउथ फेसिंग का ना लो, क्योंकि 8 पद में से 5 पद साउथ में आते हैं। इतने नकारात्मक हैं जो आपके जीवन को नष्ट कर देंगे। और बाकी जगह जो, अगर मैं दूसरी दिशाओं की बात करूं, उसमें जो कुछ नेगेटिव द्वार हैं वो एटलीस्ट आपके जीवन के ऊपर बहुत बड़ा असर नहीं डालते। तो सब ने ये सोचा, मतलब मैं पुराने ज़माने के हिसाब से लोगों की सोच बता रहा हूँ कि वो कैसे सोचते होंगे कि भाई एटलीस्ट इंसान जीवित तो बचे, कैसे भी करके अपना जीवन तो चला ले। तो इसलिए हमेशा से एक ये मिथ चला कि साउथ फेसिंग की चीज़ें, साउथ फेसिंग के घर या ऑफिस या फैक्ट्री नहीं लेना चाहिए। अगर आप उसको प्रॉपरली ग्रिड करेंगे तो आप पाएंगे कि अगर S3 S4 का द्वार मिला तो वो सबसे सर्वाधिक सर्वश्रेष्ठ द्वार है। ऐसे द्वार बहुत कम लोगों को और किस्मत वालों को मिलते हैं। मुख्य द्वार की आपने बात की सर। मुख्य द्वार के बाद अब घर के थोड़ा सा अंदर हम आते हैं। तो रहने की जगह के अलावा 2 ऐसी जगह घर के लिए, किसी भी घर के लिए, मकान के लिए बहुत ही अहम होती है, जिसमें मेरे ख्याल से अमूमन गलतियां होती होगी, जैसा आपने मुझे अभी बताया, इतनी बातों से हमें पता चला। एक तो घर का किचन और एक घर का टॉयलेट। इसमें क्या बेसिक गलतियां होती जो लोग करते हैं, उन्हें सुधारना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी गलती तो ये है कि उनको यही नहीं पता कि वो कौन सी दिशा में बना रहे हैं। तो मैं वापस आपको बोलूँगा कि पहली गलती तो यही है कि आपको दिशा के हिसाब से, अगर वो टॉयलेट है, जो नेगेटिव दिशाएं हैं, साउथ साउथ वेस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट और वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, ये 3 ऐसी दिशाएं जहाँ पे आप टॉयलेट बनाइए, उसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर कहीं आपकी पॉजिटिव दिशा में टॉयलेट बन चुकी है, अगर नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट नहीं है, तो वहाँ पे उसके छोटे छोटे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उत्तरी दिशाओं में आप ब्लू कलर की टेप या एल्यूमिनियम की स्ट्रिप लगा लीजिए। ईस्टर्न दिशाओं में अगर टॉयलेट आ रही है तो वहाँ पे आप ग्रीन कलर की टेप या स्टेनलेस स्टील की स्ट्रिप लगा सकते हैं। सदर्न दिशा में आप कॉपर की स्ट्रिप या रेड कलर की टेप लगा सकते हैं। और वेस्टर्न एरियाज़ में आप वाइट कलर की टेप या आयरन की स्ट्रिप लगा सकते हैं। साउथ वेस्ट दिशा में अगर आपकी टॉयलेट आती है तो वहाँ पे आप ब्रास की स्ट्रिप या येलो कलर की टेप लगा सकते हैं। तो ये छोटे छोटे ट्रीटमेंट करके आप उससे आराम से आप अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं और इन नेगेटिव इम्पैक्ट्स को आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। लेकिन पहली बड़ी बात यह है कि क्या आप जानते भी हैं कि आपकी वो टॉयलेट कहाँ आ रही है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक किसी एक्सपर्ट की सलाह लीजिए, उसके सपोर्ट लेके आप उसको जानिए कि एग्जैक्टली वो जगह कहाँ है।
लोग अधिकतर क्या करते हैं, थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में अपने जीवन में अननेसेसरीली आफत बुला लेते हैं, और ये सबसे बड़ा कारण है जीवन में कष्टों का। तो मैं ये कहूँगा कि व्यक्ति कोई भी हो, घर ले, ऑफिस ले, फैक्ट्री ले, ये ध्यान रखे कि मैं पहले वास्तु के ग्रिड को देखकर ये समझूंगा कि मेरे कोई भी अच्छी चीज़ नेगेटिव जोन में ना जाए और नेगेटिव चीज़ अच्छे जोन में ना जाए, तो कम से कम जीवन की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स से वो बच जाएगा। अमूमन सर आपके पास कई सारे क्लाइंट आते होंगे या कई सारी परेशानियां आपको होती होगी जब आप देखते हैं कि पहले की घर की बात करूं या फिर अभी के आपने जो मायने बताया कि पहले किंवदंतियां होती थी उसके हिसाब से लोग दक्षिण मुखी घर नहीं बनाते थे क्योंकि कई प्रॉब्लम उसमें हो सकती है। लेकिन आजकल की बात करें लोग अवेयर हैं, यूट्यूब देखते हैं, इंस्टाग्राम या अन्य सोशल मीडिया माध्यमों से वो कई जानकारियां प्राप्त करते हैं। तो उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा समस्या लोग आपके पास क्या लेकर के आते हैं? देखिए, समस्याएं कम या ज़्यादा की बात नहीं है, लेकिन आजकल जो बड़ी कॉमन देखने में आ रही है वो आपसी रिश्तों की समस्या सबसे ज़्यादा है, पैसे की समस्या सबसे ज़्यादा है, लोगों की समझ खत्म होती जा रही है, ये एक सबसे बड़ी कॉमन समस्या है। और अगर हम देखें तो आजकल बिल्डर्स जो घर बनाते हैं वो काफ़ी लंबे घर बनाने लगे, और कभी आड़े तिरछे घर बनाएंगे, आधा हिस्सा यहाँ है, फिर एक डक्ट बना दिया, फिर एक कमरा दे दिया। इसकी वजह से लोगों में अननेसेसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, क्योंकि जब आप किसी भवन को देखें और अगर वो प्रॉपर रेक्टेंगुलर 1:2 के रेशियो में नहीं है या 1:2.5 तक भी नहीं है, तो वो आपके जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण पहलुओं से आपकी वो ऊर्जा शक्ति लेके चला जाएगा। तो किसी भी भवन को अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर 45 ऊर्जा शक्तियाँ होती हैं, जिसको हम देवता एनर्जी फील्ड बोलते हैं। और जब आपके किसी भवन में अगर जगह कम है, आपने एक बहुत ही लंबा घर बना दिया है, तो आपके साइड में जो 8 या 10 दिशाएं आएंगी, उससे संबंधित आपके जीवन के जितने ज़्यादा आयाम हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। वो इतने मिसिंग हो जाएंगे कि आपको हमेशा उसकी कमी बनी रहेगी, और जो 2 बड़ी दिशाएं बची हैं वो आपका सारा समय उस पर नष्ट होने लगेगा। तो समस्या डिपेंड करती है कि आप किस घर में रहते हैं। आप किसी बिल्डर के आप अपार्टमेंट में जाइए, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी जो कॉमन हर घर में मिलेगी, क्योंकि वो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। वो लाइफ के वो एलिमेंट्स उन सभी लोगों के जीवन से खत्म हो गए या कम हो गए। आपने सर अपनी ज़िंदगी में कई लोगों की समस्या सॉल्व की होगी। आपके कई सारे क्लाइंट होंगे, कस्टमर्स होंगे या फिर ऐसे लोग होंगे जिनके जीवन में अभूतपूर्ण बदलाव आपने वास्तु के माध्यम से देखे होंगे। तो आज आप हमसे वो अनुभव साझा करें या ऐसे व्यक्तियों का अनुभव करें जो नहीं मानते थे, लेकिन जब परिणाम देखें तो कहीं न कहीं वो शिव की ताकत को जानने लगे। ऐसे तो खैर बहुत सारे केसेस हैं, और अक्सर केसेस में ये देखा गया कि अगर घर के केस की बात करूं तो 2 हस्बैंड वाइफ, 2 में से कोई एक व्यक्ति वास्तु को मानने वाला होता है और दूसरा अधिकतर ये पाया गया कि वो वास्तु को नहीं मानता। लेकिन जब वास्तु इम्प्लीमेंटेशन होता है रेमेडीज़ का, तो उसके 2 से ढाई महीने के बाद जो व्यक्ति नहीं मान रहा होता वो मुझसे ज़्यादा इंटरेक्शन करने लग जाता है, जो पहले मुझसे कर रहा था वो चुप हो जाता है। क्योंकि उस 2 से ढाई महीने के अंदर उस व्यक्ति को ये पता चलता है कि रेमेडीज़ का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट उसके लाइफ पे आ रहा है। घर में शांति स्थापित हो जाना, पैसे बचने लग जाना, स्वास्थ्य ठीक हो जाना, बच्चों का सही से पढ़ने लग जाना, और ऐसी कई सारी चीज़ें जो उसको असंभव लग रही थी, वो आराम से उस बात को समझ पाता है। और जब लोग उस बात को साझा करते हैं, फ़ोन पे हमसे बात करते हैं, तो एक मन में एक अलग सा संतोष मुझे भी मिलता है कि महादेव ने मुझे चुना इस कार्य को करने के लिए, ताकि मैं लोगों के जीवन से इस प्रॉब्लम को हटाने में उनकी मदद कर सकूं। तो अब मैं केसेस की अगर आपसे बात करूं तो वैसे तो बहुत सारे हैं। एक मैं आपको बताता हूं, जो सज्जन जिनके फादर को एस्थमेटिक अटैक हो रहा था फॉर मोर देन 10 ईयर्स, उनके बच्चे का एक एब्सेंट सीजर करके बीमारी होती है, जिसमें बच्चा अचानक से 10 सेकंड के लिए, 5-10 सेकंड के लिए स्टेबल हो जाता है, एकदम स्थिर हो जाता है। और भी प्लस घर में बाकी समस्याएं, हेल्थ के अलावा घर के अपनी अलग प्रॉब्लम्स थी, जो उनकी रिलेशनशिप इश्यूज़ और झगड़े और बाकी चीज़ें। मैं
उनकी पर्सनल लाइफ को ज़्यादा नहीं डिटेल में बताना चाहता, लेकिन जो हेल्थ इश्यूज़ हैं जो उनको इम्पॉसिबल लग रही थी, वो सिर्फ छोटे छोटे उपायों से वो आज ऐसी हो गई है कि उनके फादर की जो मेडिकेशन थी वो पूरी तरह बंद हो गई। अब डॉक्टर की रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है, कोई अस्थमैटिक प्रॉब्लम नहीं। उस बच्चे का जो एब्सेंस सीजर का प्रॉब्लम था, डॉक्टर ने कहा था कि मिनिमम उसको 3 साल तो कम से कम दवाई खानी है, और अगर बीच में कभी बंद की तो वापस 3 साल। लेकिन 6 महीने के अंदर डॉक्टर खुद सरप्राइज था कि ये कैसे उसकी वो रिपोर्ट नॉर्मल हो गई, और डॉक्टर ने खुद उनको बोला कि अब आप दवाई बंद कर दीजिए। और सिर्फ ये छोटे छोटे उपाय थे जो उनकी कुछ नॉर्थ ईस्ट की इश्यूज़ थी, कुछ वेस्ट साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम थी, कुछ वेस्ट में प्रॉब्लम थी, और बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं अलग अलग दिशाओं से, कुछ कलर्स का बैलेंसिंग करना। तो इन सब चीज़ों से वो देखा कि कैसे उनके जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव आया, घर में खुशहाली आई। और अभी जब भी वो व्यक्ति फ़ोन पे बात करते हैं तो वो एक ही बात बोलते हैं कि सर हमें विश्वास ही नहीं था कि वास्तु से हमारे पिताजी की प्रॉब्लम, उनकी जो बीमारी जिसमें वो हर महीने कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये खर्चा कर रहे थे, वो कभी ठीक हो पाएगी। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें लोगों को विश्वास नहीं होता, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड और उसके पैटर्न कैसे काम करते हैं। तो जब वो अनुभव करते हैं तो वो साक्ष्य सामने आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ केस मैं आपको बताऊं। एक लेडी जिनसे मैं मिला, तो उनको अपने अपर बैक में, मतलब कंधे के एक अपर बैक के पोर्शन में अगर मैं बोलूं, वहाँ पे एक कांस्टेंट उनको पेन रहता था। वहाँ पे उनको एक कांस्टेंट पेन बना रहता था। उन्होंने सब कुछ ट्राई किया, मेडिकेशन, फिजियोथेरेपी, आयुर्वेदिक, सब कुछ किया। तो उनको मेरा कहीं से रेफरेंस मिला, वो मुझसे मिले, बात की, मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे, तो मुझे समझ में आया कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। तो वास्तु में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं मर्म स्थान। मर्म स्थान एक ऐसी चीज़ होती है जो, मर्म मतलब नाजुक, तो घर के कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपके जीवन के नाजुक स्थानों को, आपके बॉडी के नाजुक स्थान को गवर्न करते हैं। उस जगह पर कीला होना, जो नेल्स दीवार में लगाते हैं, या उस जगह के फ्लोर पर कोई भारी सामान होना, ऐसी कोई समस्या अगर होती है तो आपके बॉडी पर स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको एक असहनीय पेन हमेशा बना रहता है। आप पेन किलर खाइए, थोड़े दिन बाद वापस वो पेन आ जाएगा। तो वो उस मर्म स्थान का ट्रीटमेंट किया, और उसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है कि अगर दीवार पर नेल है तो आप वो निकालिए, या ज़मीन पे कोई भारी सामान है तो उसको शिफ्ट कीजिए। तो इस महिला के घर पर एक इतना बड़ा, कम से कम ब्रास का फ्लावर वाज रखा हुआ था जो काफ़ी भारी था। और वो जब मैंने मर्म स्थान निकाला उस प्रॉपर्टी का, तो पता चला कि हाँ, ये एक ट्रिगर पॉइंट है जो वहाँ उसी बॉडी पार्ट से कनेक्टेड है। उसको हटाने के बाद मैंने, हालांकि उनको 21 दिन का समय दिया था, बट 8वें दिन उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सर मेरा जो कंधे का जो दर्द हो रहा था अपर बैक में, वो अभी 80% ठीक हो गया है। और मैंने 21 दिन बाद एज अ रूटीन कॉल मैंने उनको किया कि आज क्या, मतलब अभी समस्या का क्या क्या हाल है। तो बोले सर अब तो समझ ही नहीं आ रहा कि पेन था कि नहीं। तो ऐसे कई अनगिनत केसेस हैं जहाँ पर समस्या क्या है, अगर हम उसके रूट कॉज को सही से देखें तो ट्रीटमेंट व्यक्ति के घर में ही छुपा है, बस उसको सही से ट्रीट करने की ज़रूरत है। जैसे कि सर अभी आपने स्वास्थ्य लाभों की बात की जो वास्तु से हमें प्राप्त होता है, तो एक क्वेश्चन दिमाग में आया कि क्या निसंतान दंपत्ति जो है, जिनके यहाँ कई वर्षों से संतान नहीं है, जो संतान प्राप्ति के लिए मंदिर मस्जिद में जा रहे हैं, या किसी बाबा के यहाँ जा रहे हैं, या फिर वो जो कई मॉडर्न मेडिसिन ट्रीटमेंट भी है, जो टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह होते, फिर भी कई लोगों को संतान प्राप्त नहीं होती, तो क्या वो संतान प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, वो भी वास्तु दोषों की वजह से कुछ होता है? देखिए, इसमें वास्तु और एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत ही संतुलित स्थान है। वास्तु में कुछ दोष होना डेफिनेटली वो मिसकैरेजेस और संतान प्राप्ति के सुख में प्रॉब्लम देता है, लेकिन साथ साथ एस्ट्रोलॉजी में भी अगर आपके हॉरोस्कोप में कुछ ऐसे भाव हैं जिनको देखा जाए तो वो भी ये बताते हैं कि आपके जीवन में संतान योग है कि नहीं। तो वास्तु की अगर हम बात करते हैं
तो कुछ ऐसे दोष होना, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का हो या साउथ वेस्ट का हो, वो दोष हमेशा आपके जीवन में एक ऐसी समस्या देता है जिससे आपको संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम होती है। और साथ साथ एक दिशा आती है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, वो भी क्योंकि वहाँ पे एक देवता होते हैं, प्रजन्य देवता, जिनका काम ही नई उत्पत्ति करना है, तो वो उत्पत्ति के कारक हैं। अगर वो देवता एनर्जी फील्ड में या उस जगह पे कोई दोष है तो वो आपको संतान उत्पत्ति में प्रॉब्लम देते हैं। और नॉर्थ ईस्ट दिशा वो तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं ये नहीं कहता कि अगर आपके जीवन में संतान नहीं है तो आप प्रजन्य देवता की पूजा करो तो आपको संतान होगी। इसमें एक कलेक्टिव 360 डिग्री व्यू हमें देखना चाहिए कि समस्या की जड़ कहाँ है। क्या एस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम है, क्या कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, या वास्तु की प्रॉब्लम है, और फिर उसके पूरी तरह से जांच करने के बाद ही उसका उपाय करना चाहिए। और मैं ये कभी नहीं कहता किसी को भी कि आप वास्तु करो और डॉक्टर से मत मिलो, या कोई भी बीमारी है तो सिर्फ वास्तु से ठीक हो जाए। ये बिल्कुल गलत है। काफ़ी सारे लोग मिलते हैं कि अरे अब आप तो डॉक्टरों की काम बंद कर देंगे। मैंने बोला ऐसा कभी नहीं होता। जिन लोगों के मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, मैंने उनको कभी नहीं कहा कि आप ये ट्रीटमेंट करो तो आपको दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या वो बच्चे की प्रॉब्लम है तो आपको अब बंद कर देना चाहिए। उन्होंने फिर भी हर 1.5 महीने के अंदर उन्होंने बच्चे के न्यूरोलॉजिकल टेस्ट कराए और उनको खुद डॉक्टर ने बोला कि अब आप दवाई बंद कर दो। तो वास्तु करना मतलब ये नहीं कि आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना। अगर आप वास्तु करते हैं तो आपको पहले तो सही दिशा मिलने लग जाती है कि किस डॉक्टर के पास जाना, सही दवाइयाँ लगने लग जाती हैं ताकि वो दवाई का असर सही होने लगे, और फिर आपके जीवन में वो सुख स्वतः ही आने लग जाता है क्योंकि आपके सबकॉन्शियस पैटर्न अलाइन होने लग जाते हैं। तो इसलिए वास्तु एक जरिया है, आपको इसे एक इनेबलिंग फंक्शन जैसा देखना चाहिए। आप इसको प्राइमरी फंक्शन की जगह अगर आप इसको इनेबलिंग फंक्शन और एम्पावरिंग फंक्शन देखेंगे तो ये आपके जीवन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो सर इससे कहीं ना कहीं ये बात निकल के आई कि जो हमारी जन्म कुंडली होती है, तो कहीं ना कहीं जन्म कुंडली के हिसाब से भी वास्तु तय होता है या उसके मानक निर्धारित या तय होते हैं? जन्म कुंडली के हिसाब से वास्तु, ये बहुत गलत बात है, क्योंकि वास्तु के अपने कुछ मूलभूत आधार हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो बदल नहीं सकते। कुछ लोग हैं मार्केट में जो मूर्खतापूर्ण ये कहते हैं कि ठीक है नॉर्थ ईस्ट में ये ग्रह है तो आप टॉयलेट सीट वहाँ लगा दो तो कोई बुरा असर नहीं करेगा। ये सबसे बड़ी मूर्खता का कारण है। जो बेसिक प्रिंसिपल है वो वैसा ही रहेगा, लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में किसी महादशा की वजह से अगर आपके जीवन में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है और उस ग्रह का कोई सामान आपके घर की उस दिशा में अगर रखा है तो उसको सिर्फ वहाँ शिफ्ट कर देने से आपकी वो पीड़ा कम हो जाती है। लेकिन आप अपने एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से पूरे वास्तु को ट्विस्ट कर दें, उसके बेसिक प्रिंसिपल को ख़त्म कर दें, ये सबसे बड़ी गलत बात है और ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी इसके मायने अपने अलग है, उसके मायने अपने अलग है। एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट जो है, हॉरोस्कोप चार्ट जो है, वो आपके वास्तु को और एक्स्ट्रा एम्पावर करने के लिए सहयोग करता है। अगर आपकी कुंडली में, आपके लग्न में कोई बहुत पावरफुल प्लैनेट है तो मैं आपके घर की ईस्ट दिशा में एक तो मैं वैसा एनवायरनमेंट बनाऊं जो आपके लग्न को मजबूत करे, और अगर आपका वो प्लैनेट कोई नुकसान नहीं दे रहा और वो वहाँ पे कोई नेगेटिव हिट नहीं है तो मैं आपके घर की उस पूर्व दिशा में कोई उससे संबंधित अगर सामान रखूंगा तो वो आपको और ऊर्जावान बनाएगा। यही है एक्चुअली में वास्तु और एस्ट्रोलॉजी का मिश्रण, जिसको हम 3rd और 4th लेयर में ही काम करते हैं। बिल्कुल सही बात की आपने। एक बात आपने अपनी बात में कही थी कि कहीं पे आप गए थे, वहाँ कोई भारी वस्तु रखी गई थी, इससे दिक्कतों का सामना किसी व्यक्ति को करना पड़ रहा था। तो क्या घर में रखी गई हर चीज़ कहीं ना कहीं उस व्यक्ति विशेष पर अपना असर डालती है वास्तु के हिसाब से? देखिए, जो ग्रह होते हैं उनसे संबंधित कुछ सामान होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हर व्यक्ति को पता है कि जो लोहा है वो शनि का देव कारक होता है जी। अब लोहे की से बनी हुई कोई ऐसी वस्तु जो एक ऐसे जगह पर रखी हो जहाँ पर शनि का नेगेटिव हिट आ रहा है तो वो डेफिनेटली उस शनि के अंतरदशा के समय पर व्यक्ति को सबसे ज़्यादा पीड़ा देगा।
क्योंकि शनि का नेगेटिव हिट उस पर्टिकुलर ग्रह पर, उस घर पर पड़ रहा है, उस हाउस पर जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट होता है, अगर उस पर पड़ रहा है तो वो ज़्यादा तकलीफ देगा। तो आप उस अंतरदशा के समय पर, उस महादशा के समय पर आप उस सामान को वहाँ से कहीं और रख सकते हैं। लेकिन आप ये बोलें कि भाई शनि का सामान तो ठीक है, लेकिन मैं वहाँ पर कोई ऐसी सामग्री रख दूँ जो वास्तु के प्रिंसिपल को ही उल्टा कर दे, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना देना कि भाई वहाँ राहु बैठा है तो आप वहाँ पे टॉयलेट बना दो नॉर्थ ईस्ट में, ये सबसे बड़ी मूर्खता का कारण है। क्योंकि जो बेस है, जो रूट है, आप उसको ही हटा दोगे तो फिर पेड़ फलित कैसे होगा? तो बेसिक प्रिंसिपल कभी खत्म नहीं कर सकते। यानी सब मायनों पे और सब मापदंडों पे ध्यान रखना जरूरी होता है। जी हाँ। अच्छा सर, अभी एक चीज हम देख रहे हैं कि जब से ये तकनीक का युग आया है या टेक्नोलॉजी का युग आया है, हर चीज की हम एप्लीकेशन देखते हैं। ऐसे ही अगर मैं मोबाइल के प्ले स्टोर पे जा करके अभी सर्च करूं कि भाई प्ले स्टोर से मैं कोई अच्छी सी वास्तु की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लूं और अपने डाउट या क्वेश्चंस को मैं उसके सामने प्रकट करूं या उसे बताऊं, वहां से जवाब भी मिलते हैं। तो आप क्या मानते हैं, ये एआई और डिजिटल युग में एप्लीकेशन कहाँ तक सार्थक है, या फिर जो पारंपरिक वास्तु का तरीका है वही सही है? देखिए, एआई, चैट जीपीटी और ये सारी टेक्नोलॉजी जो है, ये क्या है? ये इंसान ने बनाई है। जी। उसमें कुछ अपना डेटा फीड कर दिया, उसमें उन्होंने अपने फॉर्मूले और एल्गोरिदम लगा दिए कि 2 और 2 4 होगा, आप 6 में से 2 जाएंगे तो 4 होगा। उसने अपने दिमाग से जो कैलकुलेशन लगानी थी वो लगाई। लेकिन जब हम जीवन की बात करते हैं, व्यक्ति के परेशानी की बात करते हैं, तो उसमें कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिना किसी बेसिक तथ्य को परिपूर्ण करे आप उसका रिजल्ट दे दें। इसीलिए मार्केट में सबसे ज़्यादा मिथ फैले हुए हैं कि बेडरूम में पलंग के सामने मिरर मत लगाओ, खिड़की दरवाजे एक लाइन में मत लगाओ, और ऐसे कई बहुत सारी बकवास जो लोग करते हैं। उसका रीज़न यही है कि किसी को एक्चुअली में वास्तु पता ही नहीं होता क्या है। सच बात है। हम भी हमारे घर में अगर बात करें तो कई लोगों के मुख से सुना कि भाई कांच ढक के रखो, बेडरूम में नहीं होना चाहिए, तो मैंने उस पर पर्दा या कर्टन लगाया हुआ है। देखिए, शीशा है, अगर वो 2x3, 2x3.5, 4 के अंदर अगर उसका साइज है तो कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं देगा। लेकिन लोग बड़े बड़े मिरर लगा लेते हैं जो कि वाटर एलिमेंट बन जाता है। अब अगर आपने वाटर एलिमेंट फायर की दिशा में लगाया तो वो नुकसान देगा। अब गलती से आपका वो बड़ा मिरर ऐसी जगह लगाए जहाँ पे वो नुकसान दे रहा है, वहाँ आपका बेडरूम है, तो किसी ने एक घर में देखा नुकसान हुआ तो उसने सबको बोला कि भाई यहाँ मिरर लगाओगे तो नुकसान होगा। जी। बट प्रॉब्लम हुई फायर एलिमेंट में वाटर एलिमेंट का आ जाना, ना कि उस जगह पर, उस बेडरूम में उस छोटे से मिरर का होना। तो ये सब ऐसे मिथ हैं जो किसने कब कैसे फैलाए और एक दूसरे से वो आगे मिथक फैलते जा रहे हैं। तो मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि लोगों को सबसे पहले ये पता चले कि वास्तु में सिर्फ परफेक्शन ही काम करता है। टोटके और मिथ्या और मिथक ये सब काम नहीं करते, ये सिर्फ जीवन भटकाने के लिए है। अगर आपको जीवन का सही आनंद उठाना है, जीवन में आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छा पैसा चाहिए, अच्छी वेल्थ चाहिए, अच्छा नाम चाहिए, तो अपने घर के वास्तु को परफेक्ट कीजिए। एक और मिथ कहीं ना कहीं आपकी बातों से मुझे लगा, जैसे कि कांच वाली बात हमने सुनी कि भाई बेडरूम में कांच नहीं होना चाहिए। ऐसे लोग सोने को लेकर के काफी चिंतित होते हैं कि किस दिशा में सर होना चाहिए, किस दिशा में पाँव होना चाहिए, कैसे सोना चाहिए। तो क्या ये मतलब व्यक्ति का सोना भी क्या वास्तु निर्धारित होता है, या उससे भी उसे कोई प्रॉब्लम या समस्या आती है अगर मैं उल्टा सो जाऊं या सीधा सो जाऊं? देखिए, साइंटिफिकली तो ये बोला गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उस हिसाब से आपका सर दक्षिण में हो और पैर उत्तर में हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड और आपकी एनर्जी और आपके अंदर का बैलेंस और ब्लड फ्लो सही रखता है। वो ठीक है, साइंटिफिकली करेक्ट। लेकिन जब लोग इस बात को ये भूल जाते हैं कि फेसिंग की बात जो हमने पहले करी थी कि किस फेसिंग पे सर रखना है, फेसिंग से ज़्यादा ज़रूरी है कि किस दिशा में सर रखना है, किस जोन में सर रखना है। अक्सर ये पाया गया, मेरे काफ़ी सारे केसेस में मैंने देखा कि व्यक्ति सोच रहा है कि मैं साउथ वेस्ट में सो रहा हूँ, लेकिन उसका सर जस्ट उसके बाजू में एक सबसे बड़ी नेगेटिव दिशा है साउथ साउथ वेस्ट, वो वहाँ सर रख के सो रहा है और उसकी इम्यूनिटी और उसकी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, जबकि उसको लगता है कि ये साउथ वेस्ट है। तो व्यक्ति को यह समझना जरूरी है कि उसका सर कहाँ है। फेसिंग से ज़्यादा दिशा का महत्व है, क्योंकि उस दिशा की अपनी एक ऊर्जा शक्ति है जो आपके मनस पर, आपके जीवन पर प्रभाव डालती है। आपके हिसाब से सबसे उत्तम दिशा क्या होगी? सर किस तरफ होना चाहिए? देखिए, 3 दिशाओं को छोड़कर
साउथ साउथ वेस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट और वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट, इन जगहों पे तो सर कभी नहीं होना चाहिए। और अगर मैं बात करूं कि बेडरूम बना रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में भी ना बनाएं, क्योंकि वो जगह सिर्फ छोटे बच्चों के लिए या बुजुर्गों के लिए तक तो ठीक है, लेकिन बाकी सभी दिशाएं अगर आप देखें तो वहाँ आप सो सकते हैं। बस अगर आपको फेसिंग और अपना ओरिएंटेशन चेक करना हो तो साउथ नॉर्थ को आप देखें, ताकि अपनी मैग्नेटिक फील्ड उससे अलाइन रहे, लेकिन दिशा का चयन बहुत ध्यान से करें। दिशा का चयन ध्यान से करना चाहिए, ये चीज़ें भी ज़रूरी है। छोटी छोटी बातें हम मिस करते हैं और कहीं ना कहीं जीवन में जो है परेशानियां बढ़ती जाती है। वैसे सर अगर बात करें तो कई लोग कहते हैं कि वास्तु अंधविश्वास भी है। जब लोग आपसे ये कहते हैं, क्योंकि आपको तो अमूमन रोज कई ऐसे लोग मिलते होंगे कि कोई आपसे राय ले रहा है, कोई तीसरा व्यक्ति आपसे कह रहा है कि आप वास्तु ये सब तो अंधविश्वास है, दुकानदारी है, ये वो, तो उनके लिए क्या जवाब होगा आपका? ये बात कौन करता है? जिसने कभी ये ट्राई ही नहीं किया, या जिसने कभी सही चीज़ क्या है वो समझा ही नहीं। मतलब वो वाली बात जो मैंने आपको पहले बोली कि मैं इस बात पे विश्वास ही नहीं करता कि मेरे नाक में ऑक्सीजन जा रही है, जी तो क्या ऑक्सीजन जाना बंद हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। या मैं ये कहने लगूँ कि ये सब बकवास है, नाक में ऑक्सीजन जाती, मैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करता हूँ, ये सब बकवास है कि आप ऑक्सीजन लेते हो। तो ये वो मूर्खता वाली बातें हैं जो व्यक्ति को पता नहीं, लेकिन उसको अपना पॉइंट अगर सिद्ध करना है तो वो यही बोलेगा कि इन सब बातों में कुछ नहीं रखा। तो मैं तो चैलेंज कर रहा हूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ नहीं रखा तो आप अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट दीजिए, अपने घर का टू द स्केल फ्लोर प्लान दीजिए और उसकी डिग्री दीजिए, आपकी घर की लोकेशन दीजिए, गूगल मैप लोकेशन, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ उस जगह को हम मैप करके बता देंगे कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो एक राउंड हो जाए सर, रैपिड फायर राउंड, जिसमें मैं फटाफट से सवाल पूछूंगा, आपको जवाब देना है। ठीक। सबसे पहले वास्तु या फेंग शुई? वास्तु। दूसरा, जीवन में वास्तु जरूरी है या फिर कुछ भी नहीं? बहुत जरूरी। पति पत्नी की लड़ाई हो तो क्या 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 करें सबसे पहले? वास्तु ठीक करें। बेडरूम में कौन से रंग होंगे जो पति पत्नी की जिंदगी में खुशियां भर देंगे? सबसे अच्छा ऑफ वाइट। ऑफ वाइट। किचन में कौन सा रंग होना चाहिए? किचन कहाँ है उस पर डिपेंड करेगा। क्या आप बहुत ही बीमार हैं तो डॉक्टर को तो दिखाना ही चाहिए, क्या वास्तु एक्सपर्ट्स के पास भी जाना चाहिए? वास्तु एक इनेबलिंग फंक्शन है। वास्तु एक आपको सहयोग देगा और आपके जीवन में वो रास्ता दिखाएगा कि आपको सही डॉक्टर मिले और आपकी रिकवरी फास्ट हो, लेकिन डॉक्टर के पास जरूर जाएं। ओके, क्या पूजा पाठ वास्तु में बहुत ज़रूरी होते हैं? पूजा पाठ एक व्यक्तिगत विषय है, वास्तु एक इनेबलिंग फंक्शन है, तो दोनों को मिक्स करना ठीक नहीं। क्या वास्तु से भाग्य बदला जा सकता है? भाग्य एस्ट्रोलॉजी का विषय है, लेकिन वास्तु से भाग्य को एक तरह से बूस्ट मिल जाएगा जो आपके जीवन को और अच्छे से चलाएगा। ऑफिस की टेबल पे आप बैठे हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, कुछ करें जो प्रमोशन मिल जाए? या ऑफिस की टेबल कहाँ है उस पर डिपेंड करेगा। फिर भी कहीं भी मान लीजिए कोई एम्प्लॉय बैठा है, ऐसे मान क्या नहीं कारक हो सकते, सकते हैं? वास्तु में माना नहीं जाता। ओके, एम्प्लॉय अच्छा काम करे इसके लिए क्या जरूरी है? एम्प्लॉय अच्छा काम करे उसके लिए ज़रूरी है कि कंपनी की सभी दिशाओं को बैलेंस किया जाए, ऊर्जाओं को पॉजिटिव किया जाए, और डिपेंड करेगा कि कंपनी में और क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ये एक एम्प्लॉय की प्रॉब्लम है या मल्टीपल एम्प्लॉयज़ की। घर लेते समय कौन सी चीजें सबसे ज्यादा जरूरी? मुख्य द्वार, किचन, टॉयलेट की प्लेसमेंट्स। पुराना या नया घर? कोई भी। वास्तु पहले या बाद में? सबसे पहले। ओके, हमारे व्यूवर्स के लिए कोई टिप्स? वास्तु सर्वोपरि, सबसे पहले उसको ध्यान रखें ताकि वास्तु आपके जीवन का ध्यान रखे। तो अगर आपके पास समस्या है तो समाधान आपके सामने है। 110%। 110%। और कहीं ना कहीं आपके बातों में और विचारों में हमें ये समझ में आया कि वास्तु जो है वो पानी का वो रूप है जो मेरे ख्याल से बड़े बड़े समुद्रों के, बड़े बड़े महासागरों से परे है। ये एक ऐसा विज्ञान है जिसे मेरे ख्याल से पूरा संसार को भी इसमें समाया जाए तो कम होगा। और वैसे ही अगर हम हमारे पॉडकास्ट की भी बात करें तो मेरे ख्याल से जितना समय हम इस पे बात करें उतना शायद कम होगा। तो समय के अभाव के कारण और भी कई बातें वैसे और भी कई सवाल हमारे जहन में हैं, तो वो हम आगे के शेष पॉडकास्ट के लिए उसे बचा करके रखते हैं। लेकिन अंत में जाते जाते हमारे व्यूवर्स के लिए ऐसी क्या टिप्स होगी या ऐसा क्या मैसेज होगा जो आप देना चाहेंगे? सिर्फ एक ही मैसेज मैं सबको देना चाहता हूँ कि वास्तु को सीरियसली लें अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए और जीवन में संपन्नता, समृद्धि और स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। वास्तु कराने के लिए कुछ भी टोटकों से बचें, और जो जेन्युइन वास्तु कंसल्टेंट हैं
भले ही वो पैसा लग रहा है लेकिन वो आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप कुछ थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में अपने जीवन को एक गलत दिशा में धकेल रहे हैं और फिर ये बोलेंगे कि भगवान की जो मर्जी। भगवान ने आपको दिमाग दिया है, सोच दी है, उसको सही जगह लगाइए। और वास्तु एक ऐसी विद्या है जो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में पैसा खींच के लाएगी। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि कभी भी जो घर लेने वाले हैं या जिस घर में रह रहे हैं, अगर कोई समस्या आ रही है तो उस जगह के वास्तु को तुरंत चेक कीजिए विथ ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़। उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास घर का टू द स्केल फ्लोर प्लान हो। नहीं है तो मार्केट में बहुत जगह आपको आर्किटेक्ट मिलेंगे, अलग अलग ड्राफ्ट में मिलेंगे, आप उनसे बात कीजिए। वो 2000, 4000, 3000 सिटी के हिसाब से जो पैसा लेते हैं उसको बनवाइए, क्योंकि ये वो चीज़ है जो आपके घर की पूरी स्कैनिंग करके देगा, समस्या की जड़ कहाँ है वो ढूंढ के देगा। आप उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो डायग्नोसिस गलत होगा, डायग्नोसिस गलत होगा तो रिजल्ट गलत आएंगे और जीवन में परेशानियां बनी रहेगी। तो इसलिए वास्तु के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, क्योंकि ये इट्स अ गेम ऑफ परफेक्शन एंड प्रिसिशन। क्या बात है। तो काफी ज्यादा चीजें आज आपके माध्यम से हमें और हमारे व्यूवर्स को जानने को मिली, समझने को मिली, और कहीं ना कहीं अंतर मन में वास्तु को लेकर के जो दुविधा उत्पन्न थी, जो कहीं ना कहीं मन को विचलित और भटकाने वाली चीजें थी, कहीं ना कहीं आपके जवाबों ने उन सब चीजों का अंत कर दिया। तो आपका हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आगे भी आशा रहेगी कि ऐसे अलग अलग मुद्दों पर आप हमसे चर्चा करते रहें। तो दोस्तों, आज हमारे साथ थे एक बहुत ही जाने माने वास्तु एक्सपर्ट आशीष जी, जिनका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ। तो अगर आपके जीवन में भी तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, अगर आप भी कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं और सब जगह जाने के बाद कहीं ना कहीं अभी भी आपको समस्या का हल नहीं मिल रहा है, तो एक बार वास्तु करवा के देखें।